सभी को पार्टिसिपेंट्स को पता है कि आज का जो टॉपिक है डेवलपमेंट्स, जो नया डेवलपमेंट है डीमैट खाते को लेकर, उस पे हम चर्चा करेंगे। और अगर आप अपना हमारा अगर प्रतिभूति बाजार देखेंगे, जो इंडियन सिक्योरिटी मार्केट है, इसको रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें कमोडिटी स्टॉक एंड कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज जैसे कि एनएससी, बीएससी, एमएससी, एमसीएक्स इत्यादि संस्थाएं हैं, जुड़ी हैं। प्लस इसमें डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। प्लस इसमें कुछ अन्य संस्थाएं भी हैं जिसको सभी रेगुलेट करता है, जैसे कि स्टॉक ब्रोकर हो गए, रजिस्टर ट्रांसफर एजेंट्स हो गए, म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हो गए। इन सभी को सभी सभी रेगुलेट करता है। और इस पे ताकि ताकि हमारे जो निवेशक हैं इनको किसी भी तरह का इशू फेस ना हो जब आप निवेश करते हैं सिक्योरिटी मार्केट में। अगर आप अपनी निवेश शुरू करते हैं सिक्योरिटी मार्केट में, अगर आपको शुरू करना है निवेश करना सिक्योरिटी मार्केट में, आपको कुछ अकाउंट का होना ज़रूरी है। एक होता है आपका बैंक अकाउंट, दूसरा होता है आपका ट्रेडिंग एंड ब्रोकिंग अकाउंट, तीसरा होता है आपका डीमैट अकाउंट। ये जो तीनों अकाउंट है, 3 इन 1 अकाउंट इसे कहा जाता है। ये आपको अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी हमारे जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपको डीमैट खाता ओपन करने के लिए हेल्प करते हैं। प्लस जो एनएसडीएल की जो सर्विसेज है आपको प्रोवाइड करता है, उनमें से एक हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज है। एक्सिस सिक्योरिटीज भी हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। आप इनके साथ भी आप ऑनलाइन आपको ऑनलाइन ई केवाईसी के माध्यम से भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और ये 3 इन 1 अकाउंट ओपनिंग का फैसिलिटी आप ले सकते हैं। प्लस अगर मैं एनएसडीएल के बारे में बताना चाहूँ तो एनएसडीएल को अ, ये 8 नवंबर 2021 में 25 साल हो गए हैं, जो हम सिल्वर जुबली हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 25 इयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये भारत की सबसे पहली डिपॉजिटरी है, और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिटरी भी है। और हमारा जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का जो नेटवर्क है अक्रॉस इंडिया, ये करीब करीब 278 प्लस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एनएसओ के साथ जुड़े हैं, और 31,000 प्लस सर्विस सेंटर्स का मतलब ये होता है कि जो हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के ब्रांच ऑफिस हैं पैन इंडिया, इनफैक्ट हर एक पिन कोड, इंडिया के हर एक पिन कोड में हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के ऑफिस हैं। आप भले आप इंडिया के आप कश्मीर में रहते हो, या फिर कन्याकुमारी में रहते हो, या गुजरात, या ईस्ट, या वेस्ट, आप इनमें से किसी भी आप जो नजदीकी सर्विस इनके जो सर्विस है, जो ब्रांच है, अब वहाँ जाके आप एनएसडीएल की सर्विस का लाभ ले सकते हैं। प्लस अगर हम अब देखेंगे प्रोग्रेस के बारे में, जो एनएसडीएल की जो प्रोग्रेस है दिसंबर 2010 से, जो आप ये आंकड़ा देखेंगे 2021 का जो अक्टूबर का जो आंकड़ा है, ये काफी हद तक मतलब ग्रो हुआ है। और ये जो आंकड़ा है, ये 207, आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एक मिनट। ये जो आप देखेंगे जो आंकड़ा है डीमैट कस्टडी वैल्यू, ये 298 करोड़ का जो कस्टडी वैल्यू एनएसडीएल होल्ड करता है अपने डीमैट खाते में। प्लस इसी के साथ आप अगर मैं आपको दो दो ग्राफ दिखाना चाहूंगा, जहाँ पे मैं आपको ये कस्टडी वैल्यू को बैंक डिपॉजिट से करता हूँ, और मैं जीडीपी से कंपेयर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि बैंक डिपॉजिट्स काफी लो है। मतलब ये बैंक डिपॉजिट्स आपको ये दर्शाता है कि जो निवेशक आज की तारीख में जो निवेश कर रहा है, ये बैंक बैंक में सेविंग में पैसा रखने के बजाय ये अपना पैसा मार्केट में निवेश कर रहा है, जहाँ पे आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो आपको आपके पास क्या एक डाइवर्सिफाइड आप इन्वेस्टमेंट्स आप आप करने की क्षमता रखते हो। और आपके पास जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो बैंक ऑफर करता है, उसके मुकाबले काफी अच्छा इंटरेस्ट आप रेट आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान करके आप आगे आप मार्केट में, जैसे कि सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी नीड आपके एपेटाइट के हिसाब से आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। आप वही अगर आप देखेंगे जीडीपी को कंपेयर करेंगे, तो जीडीपी कस्टडी वैल्यू से, एनएसओ कस्टडी वैल्यू से वो करीब करीब एट पार पहुंच चुका है। और ये जो सोर्स है, ये हमने आरबीआई का सोर्स रेफर किया है, आप वहां से भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। प्लस अगर अभी मैं आता हूँ डिपॉजिट सिस्टम को, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा यहाँ पे,
जहाँ पे अगर एक निवेशक अगर आप निवेशक के तौर पे अगर आप एक कोई भी शेयर खरीदते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से, तो वो शेयर आप जो पर्टिकुलर यूनिट होती है वो जाती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास। जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एनएससी और बीएससी द्वारा स्थापित की गई दो संस्थाएं हैं। तो एनएससी द्वारा जो स्थापित की गई जो संस्था है उसका नाम है इंडियन एनसीएल, एनएससी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। और जो बीएससी द्वारा स्थापित की गई जो संस्था है वो उसे कहते हैं आईसीसीएल, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ये समझो अगर आपने यूनिट खरीदा है, फॉर एग्जांपल आईटीसी का आपने शेयर खरीदा है, आपने एनएससी प्लेटफॉर्म से खरीदा है, तो एनएससी में जाएगा, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में जाएगा वो ट्रेड सेटलमेंट के लिए। फिर उसके बाद वो आपका जो रिस्पेक्टिव डीमैट अकाउंट है, एनएसडीएल में हो या फिर सीडीएसएल में हो, आपका जहां भी आपका अकाउंट है वहां पे आपका ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपका सेफ रहता है। ये सब चीज अगर आपका फिजिकल फिजिकल शेयर जब रखते हैं तो इसमें इशूअर कंपनी के पास और ट्रांसफर एजेंट में भी आपको ये ऐड करते हैं। अगर अब मैं आता हूँ, कुछ सर्विसेज हैं जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हमारे निवेशकों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर वो किसी भी तरह का अकाउंट में चेंजेस करवाना है, आप कुछ अपडेशन कराना है, यस आप जरूर करवा सकते हैं। और सेकंड केस, अगर आप कहीं पे ट्रैवल करते हैं टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए आप अगर अपने अकाउंट में आप ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो इन दैट केस आप अपने अकाउंट को फ्रीज करा सकते हैं। और आपके अकाउंट आप, ताकि किसी तरह का अनवांटेड ट्रांजेक्शन ना हो या फिर कोई कोई मिसहैप ना हो, तो उससे बचने के लिए आप अपने अकाउंट फ्रीज भी करा सकते हैं। अब आते हैं मार्जिन प्लेज और जो प्लेज और मार्जिन प्लेज, जो एक जो सर्विसेज हैं जो सेबी ने एक दो डिसेंट डेवलपमेंट किया है, काफी अच्छे डेवलपमेंट है। ये भी आप सर्विस आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से आप कर सकते हैं। प्लस अगर आपको सिक्योरिटी ट्रांसफर करनी है, तो आप वो भी आप इसके थ्रू करा सकते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू करा सकते हैं। डीमैट, अब आपको डीमैट को रीमैट करना है या फिर डीमैट कोई कोई कुछ आपको डीमैट डीमैट करना है, तो वो भी आप कुछ करा सकते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से। किसी भी तरह का म्यूचुअल फंड आपको कन्वर्ट करना है या फिर रिडीम करना है, तो भी आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से आप करा सकते हैं। और जैसे कि इसमें बताया कि अकाउंट ओपनिंग आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपको ओपन करके देता है एनएसडीएल और सीडीएसएल के बिहाफ पे। हाँ, यहाँ पे मैं और एक चीज बताना चाहूंगा आप सभी को। अगर आपको पता करना है कि आपका अकाउंट एनएसडीएल में है या फिर सीडीएसएल में है, तो आपका आपका अगर अकाउंट नंबर, जो डिमैट अकाउंट नंबर होता है, वो अगर न्यूमेरिक कोड है, तो ये दर्शाता है कि वो आपका सीडीएसएल में अकाउंट है। अगर वही न्यूमेरिक कोड, वही अगर डिमैट अकाउंट नंबर अगर स्टार्ट होता है आई एन विद फॉलोड विद द न्यूमेरिक कोड, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट एनएसडीएल में है। तो इस तरह से आप अपना आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका अकाउंट एनएसडीएल में है या फिर सीडीएसएल में है। ये दो संस्थाएं हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोग अक्सर कहते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है कि मैं अकाउंट सीडीएसएल में हो या फिर एनएसडीएल में हो। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप आपको एक दोनों प्लेटफॉर्म मिलता है, आप चूज कर सकते हैं दोनों में से कोई एक सर्विस। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की जो एक सर्विस आपको लेनी है, वो सर्विस का लाभ आपको एनएसएल का लेना है या फिर सीडीएसएल का लेना है, आप चूज कर सकते हैं दोनों में से एक। अगर आपको किसी भी वक्त ऐसा लगता है कि आपको आपकी डिपॉजिटरी चेंज करनी है, एनएसडीएल से आपको मूव होना है सीडीएसएल में, या फिर आपको सीडीएसएल से मूव होना है एनएसडीएल में, आप वो भी करा सकते हैं। वो भी आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से आप करा सकते हैं। अब आते हैं कुछ सर्विसेज है जो एनएसडीएल अपने निवेशकों के लिए, जो डिमांड अकाउंट होल्डर्स है हमारे, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करते हैं। एक होता है स्पीडी, एनएसडीएल स्पीडी मोबाइल एप्लीकेशन। दूसरा है एनएसडीएल स्पीडी। तीसरा है एनएसडीएल ई वोटिंग और आइडियाज की फैसिलिटी है। ये जो सारी जो इन्वेस्टर सेंटर सर्विस है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारे सारे डिमांड अकाउंट होल्डर्स के लिए। अब स्पीडी के बारे में बताना, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा, जहाँ पे आप अगर आप लॉग इन करते हैं और वहां पे आप अपनी होल्डिंग्स और वैल्यूएशन देख सकते हैं एक जगह पर। उसी के साथ आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ई वोटिंग के प्रोसेस में। प्लस आप आपके डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, आप कंफर्मेशन दे सकते हैं ई डीआईएस। अब ई डीआईएस क्या होता है? अब डीआईएस क्या होता है? डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। अब जब भी आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको एक चेकबुक रिसीव होता है। उसी तरह से जब भी आप अपना अपना आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको एक डीआईएस स्लिप आपको मिलती है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। तो आप उसको, मैं आपको आगे की जो स्लाइड में उसमें बताऊंगा मैं आपको कि उसको आपको किस तरह से ध्यान देना है उस पे। फिर आप
आप आइडियाज़ का जो प्लेटफ़ॉर्म है हमारा, आप उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब आइडियाज़ किस तरह से आपको काम आएगा, वो मैं आगे बताऊँगा आपको आइडियाज़ के एप्लीकेशन पे आते हैं। अब जो स्पीडी एप्लीकेशन है, यह एक इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटी है जो हमारे यूजर्स को एनेबल करता है ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन सबमिट करने के लिए, जैसे कि आपका मार्जिन प्लेज का आपको ट्रांजेक्शन करते हो तो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उसके लिए आपको इंटरनेट इस फैसिलिटी में आपको हेल्प करता है स्पीडी। प्लस जो सारा फीचर्स है आइडियाज का इसमें भी आप एक्सेस कर सकते हो स्पीडी के द्वारा के थ्रू। प्लस आप ये जो सर्विसेज के बारे में को रजिस्टर करना है तो आप हमारे वेबसाइट पर रेफर कीजिए nsdl.co.in पर जाके, वहाँ पे आप इसको जाते ही आप उसपे सब पे रजिस्टर कर सकते हैं। अब आता हूँ एनएसएल ई वोटिंग में। एनएसएल ई वोटिंग एक फैसिलिटी है हमारे शेयर होल्डर्स के लिए। आप इलेक्ट्रॉनिकली कहीं पर भी आप किसी भी कोई भी कंपनी को आप वोट कर सकते हैं जो कंपनी का आप शेयर होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एबीसी कंपनी का शेयर होल्ड करते हैं तो मोस्टली आप देखेंगे कि वो जो कंपनी का जो एजीएम होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, मोस्टली आप देखेंगे कि वो कोई मेट्रो सिटी में होगा। तो अगर मेट्रो सिटी में अगर ये कंडक्ट होता है तो अगर कोई 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 आदमी पटना में रह रहा है, कोई आदमी अगर भोपाल में रह रहा है तो मुंबई या दिल्ली जाना पॉसिबल नहीं हो पाया कोई कारणवश। तो इन दैट केस आप ऑनलाइन के माध्यम से भी आप उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्लस आप अपनी जो भी रेजोल्यूशन पास होती है मीटिंग के दौरान, आप उसमें अपनी वोट आप कास्ट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम होता है ये एसटीक्यूसी सर्टिफाइड सिस्टम होता है, जहाँ पे सिंगल लॉगिन मिलता है एक डिमैट अकाउंट होल्डर को, उस डिमैट अकाउंट होल्डर को, जहाँ पे जाके आप अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। और आपकी वो जो आप वोट कास्ट करते हैं उस स्पेसिफिक रेजोल्यूशन के लिए, आपकी ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल पे एक एक इंस्ट्रक्शन आपको रिसीव होती है, जो एक डॉक्यूमेंट रिसीव होता है जो प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट होता है। आप उसको डाउनलोड कीजिए, प्रिंट करके अपने अपने जो फाइल है उसमें आप सेव रखिए, ताकि आपको मालूम पड़े कि मैंने ये स्पेसिफिक रेजोल्यूशन में मैंने अपनी वोट कास्ट की थी। तो उस तरह से आप अपना ये ई वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब आते हैं आइडियाज़ पे। आइडियाज़ जो मैं बता रहा था जहाँ पे रजिस्टर करते हैं आइडियाज़ पे, यहाँ पर भी आप आपकी ट्रांज़ैक्शंस और होल्डिंग्स दे सकते हैं आपके वैल्यूएशन के साथ में। प्लस आप अपडेट कर सकते हैं आपकी ईमेल आईडी कैश जो होता है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, जो आपकी समरी होती है आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स की। जहाँ पे आपको आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको एक एक ओवरव्यू मिलता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स की। आप इसे कैश कहते हैं कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, जो आपको आपकी डिपॉजिटरी जो रिस्पेक्टिव डिपॉजिटरी है वो बेनिफिशियल ओनर ओनर को आपकी आपकी प्रोवाइड करती है कैश स्टेटमेंट। आप आपकी ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। आपको 12 महीने की अगर कैश स्टेटमेंट देखनी है तो वो देख सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप आइडियाज के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप ई वोटिंग के लिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि हमारे पार्टिसिपेंट को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आता हूँ मैं हमारे जो सॉरी हमारे निवेशक एक दूरदर्शी निवेशक किस तरह से बने, तो उन आप कुछ बातों का ध्यान दीजिए। मुझे पता है आप सभी को पता होगा इस चीज़ के, पर हम एट टाइम्स हम भूल जाते हैं, ऐसा होता है, पर कुछ मिसहैप हो जाती है इस चक्कर में। तो अब हम हमेशा कीप रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट, साइन्ड अकाउंट स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नोट्स, रिसीव्ड एंड पेमेंट्स में किसी भी तरह का आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट कभी भी आप ट्रांज़ैक्शन करते कॉन्ट्रैक्ट नोट रिसीव होता है, पेमेंट करते हैं तो आपको डिटेल्स वगैरह से हमेशा उसका रिकॉर्ड रखिए। कोई भी ईमेल जो भी आपका ईमेल इम्पोर्टेंट ईमेल है उसका हमेशा बैकअप रखिए, ताकि किसी भी तरह का कोई डेटा आपका लीक डिलीट ना हो। और कभी भी ऑनलाइन पासवर्ड अगर आप चेंज करते हैं तो उसका हमेशा उसको ओटीपी पिन के द्वारा ही कीजिए, और ये कभी भी किसी के साथ शेयर ना कीजिए। हमेशा जो एसएमएस, ईमेल, लेटर्स, स्टेटमेंट्स, बिल्स जो आपको ब्रोकर के द्वारा या बैंक के द्वारा या डीपी के द्वारा या फिर एनएसडीएल द्वारा आपको मिलती है, ये आपको हमेशा अपडेटेड रखने के लिए भेजी जाती है। इसको पढ़िए, ये आपके लिए बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट होती है। और पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि ये आपके काम की है तो रखिए सेव, वरना आपके इट इज़ योर चॉइस, आपको जिस तरह से आपको उसको यूज़ करना है। और हाँ, अब आता हूँ डीआईएस पे। आप डीआईएस तभी एक्सेप्ट कीजिए, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप जो मैं आपको बता रहा था, अगर उसका उस पे अगर सीरियल नंबर प्री प्रिंटेड हो और क्लाइंट आईडी प्री स्टैम्प्ड हो, तो उसको आप वो जो डीआईएस स्लिप है उसको अपने अपने पास सेफ कस्टडी में रखिए, नहीं तो उसका कोई मिसयूज भी कर सकता है। जैसे कि हम चेक साइन करके कभी कभी घर में रख देते हैं तो कभी मिस भूल जाते हैं कहाँ रख दिया, तो उसी तरह से आप ऐसा मत कीजिए। डीआईएस स्लिप हमेशा अपने सेफ कस्टडी में रखिए। हमेशा इन्फॉर्म अपने डीपी को रखिए, किसी भी तरह का पर्सनल इन्फॉर्मेशन में चेंजेस होता है, जैसे कि एड्रेस, बैंक अकाउंट, हमेशा उसको चेंज करिए। और कभी भी मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी अपने अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में
अपडेटेड रखिए। और एनएसडीएल की जो पब्लिकेशन और प्रेजेंटेशन है वो अवेलेबल है हिंदी, इंग्लिश और अन्य भाषाओं में हमारे वेबसाइट पे nsdl.co.in पे जाएंगे, वहाँ पे एक टैब है एजुकेशन टैब, वहाँ पे बहुत बहुत अच्छे हैंडी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। सभी द्वारा प्रकाशित किए गए कुछ डॉक्यूमेंट्स है एनएसडीएल और बाकी जो संस्थाएं द्वारा जो प्रकाशित किए गए जो डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लीज आप पढ़िए, सर्कुलर्स को पढ़िए, अपडेटेड रहिए। जो चेंजेस आती हैं सेबी के थ्रू, एनएसडीएल के थ्रू, इस सर्कुलर जो हम इशू करते हैं, इसको भी आप पढ़िए, आप उसको अपडेटेड रखिए अपने आप को। जो हमारे शेड्यूल है अवेयरनेस प्रोग्राम्स की, ये भी अवेलेबल है। फीडबैक फैसिलिटी प्लीज ओपन हो जाएगी, उस पर भी जाके आप फीडबैक दे सकते हैं प्रोग्राम के बारे में। कुछ डोज एंड डोंट्स हैं। कभी भी आप अनरजिस्टर्ड अनऑथराइज इंटरमीडिएट से डील ना कीजिए। हमेशा चेक कीजिए सभी वेबसाइट पे कि वो जो स्टॉक ब्रोकर या फिर ऑथराइज पर्सन या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या फिर जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ये सभी के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं, सभी की वेबसाइट पे आप चेक भी कर सकते हैं। किसी तरह का आप अनसॉलिसिटेड एसएमएस या ईमेल पे आप ध्यान ना दीजिए। वो एसएमएस और ईमेल आप भले वो आप लोग कहेंगे कि वो रिकमेंड स्टॉक रिकमेंडेशन है या फिर टिप्स दे रहा है, आप प्लीज उस पर ध्यान ना दीजिए। हमेशा अपना एनालिसिस रखिए। अब अपना एनालिसिस आप किस तरह से रख सकते हैं, आप हमेशा एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, बैलेंस शीट पर देखिए कंपनी की, कंपेयर कीजिए चीजों को और मार्केट ट्रेंड देखिए। उसके उसके बेसिस पे आप अपने एनालिसिस के हिसाब से आप फिर आप निवेश कर सकते हैं मार्केट में। आप आप किसी तरह का आप पैसा किसी से बोरो करके आप कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए या फिर लोन लेकर मत कीजिए। नहीं तो क्या होगा कि आप कभी कभी लॉस में हो जाएगा, तो आपके फिर वो आपको फिर एक बर्डन, लायबिलिटी बर्डन बन जाएगा। तो भी ध्यान रखिए इस सब चीजों पे। अब आते हैं हमारा जो एक हम एनएसडीएल एक न्यूज़लेटर रिलीज करता है अपने निवेशकों के लिए, जिसे हम कहते हैं द फाइनेंशियल कैलेडोस्कोप। ये फ्री मंथली न्यूज़लेटर है जो हिंदी इंग्लिश में प्रकाशित किया जाता है। आप इसको पढ़िए, रेफर कीजिए। ये जहाँ पे जैसे कि मैंने बताया आपको कि एनएसडीएल की वेबसाइट पे जाते ही एजुकेशन टैब है, एजुकेशन टैब पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा डॉक्यूमेंट, पढ़ सकते हैं। अब कुछ एक ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म जो जो स्थापित किया गया है सेबी द्वारा, एनएसडीएल द्वारा। तो इस पे आप ध्यान दीजिए। अगर किसी तरह कंप्लेन लॉन्च करना है, सेबी का वेबसाइट है scores.gov.in और सेबी का डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। प्लस मोबाइल नंबर, फ्री हेल्पलाइन नंबर भी अवेलेबल है। आप इस पे कॉल करके आप आपकी आपकी जो कंप्लेन है उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको आपकी कंप्लेन एनएसडीएल के ऊपर आपको अपडेट करनी है तो आप उसे भी आप कर सकते हैं। और हमारा एक ग्रीवेंस नाम का ग्रीवेंस के लिए आपको क्वेरी नाम का टैब अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे। क्लिक करते ही आपको डिपार्टमेंटल वाइज क्वेरी आप रेज कर सकते हैं एनएसडीएल पे। साथ ही साथ आपको ग्रीवेंस रिपोर्ट करना है एनएसडीएल को, तो हमारा डेडिकेटेड ईमेल आईडी है relations@nsdl.co.in। इस पे आप हमारे ग्रीवेंस अपने जो भी आपको ग्रीवेंसेस है डीपी को लेकर आप हमको रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको एनएसडीएल को कोई अन्य जानकारी देनी है, कोई अन्य जानकारी चाहिए आपको, कुछ कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम अरेंज करना है आपको, कुछ अलग अलग टॉपिक को लेकर प्रोग्राम अरेंज करना है, तो प्लीज आप हमें लिखिए info@nsdl.co.in। हमारी टीम है वो आपको विद इन 48 आवर्स ऑफ टाइम आपको 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 ईमेल वगैरह जो है वो कांटेक्ट करके आपको प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे। इस साथ ही साथ मैं इसके साथ में धन्यवाद करना चाहूंगा सभी पार्टिसिपेंट को। आपने सभी आप पेशेंस हियरिंग आपने किया। और मैं अब दिगल शाह सर को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। दिगल शाह सर, प्लीज आप यस, आज का जो टॉपिक है हमारा नए नए डेवलपमेंट को लेकर, आप प्लीज हमारे पार्टिसिपेंट को हाईलाइट कीजिए इस टॉपिक के या ऊपर। श्योर श्योर। थैंक यू संदीप। मैं एक बार आपको शेयर कर देता हूँ। क्या आप बोलोगे मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी सर, इसको फुल स्क्रीन कर। या ओके सर। Yes, sir. या सर, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं दिगल Good शाह evening. दिगल शाह एक्सिस सिक्योरिटीज से। आज का जो हमारा टॉपिक है आपके डीमैट खाते से रिलेटेड है। जो भी सेबी और रेगुलेटरीज ने नए चेंजेस लाए हैं हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट नोटिस है जो काफी सारे कस्टमर्स को, निवेशकों को ये पता नहीं होता है कि डीमैट अकाउंट में क्या हो रहा है या क्या चल रहा है। क्योंकि काफी सारे कस्टमर्स ऐसे हैं कि जब वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए जाते, मतलब खरीददारी या बिकवारी करने जाते हैं, तब पता चलता है कि उनका डीमैट अकाउंट किसी रीजन से सस्पेंड हो चुका है
या तो फिर उनका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। फ्रीज मतलब आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको ये सारे जो भी नए अभी इम्पोर्टेंट चेंजेस डीमैट में आए हैं या आपके अकाउंट से रिलेटेड आए हैं, आपको ध्यान देना है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका केवाईसी इंफॉर्मेशन। आपको आपके डीमैट के खाते में आपको ये देखना है कि आपके खाते में हर जानकारी आपसे पर्सनल रिलेटेड जो भी जानकारी है वो आपने पूरी सही तरीके से अपडेट की हुई है। अगर कोई भी डिटेल्स वहाँ पर आपने गलत डाली है, तो इससे आपके डीमैट अकाउंट में मिसयूज़ होने के चांसेस हो जाते हैं और आपका डीमैट अकाउंट सस्पेंड भी डिपो जो भी है अपना एनएसडीएल है, जैसे इन्होंने पहले बताया, वो आपका सस्पेंड कर सकता है। तो केवाईसी ओपन करने के लिए आपको क्या देखना है? सबसे पहला, अगर आपने केवाईसी अपडेट नहीं कराई है काफ़ी टाइम से, तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप जाके डीपी में ब्रोकर से आप अपने कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने खाते की केवाईसी अपडेट करा दीजिए। जिसमें आपको अपना नाम, एड्रेस, पैन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका इनकम रेंज, ये 6 चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी होती है। इसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आज के दिन में जो भी ऑनलाइन चेंजेस हो रहे हैं, ओटीपी के थ्रू जो भी हम मैकेनिज़्म्स कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो उस मैकेनिज़्म के थ्रू अगर आपको जाना है, तो आप ये ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर के थ्रू आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको जैसे ही आप ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट करते हो, आपको आपके डीपी से एक एसएमएस आ जाएगा जो आपको वेरीफाई करना है। जैसे भी हम कोई भी अकाउंट में, जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड का चेंजेस किया या चेंजेस किया, तो वो एक ओटीपी कंफर्मेशन माँगता है। तो जैसे ही ओटीपी कंफर्मेशन आप डालते हो, आपको 2 रिक्वेस्ट डालते हो अपडेट करने के लिए, आपको एनएसडीएल 2 लिंक भेजता है। एक आपके ईमेल अकाउंट के लिए एक लिंक भेजेगा और आपको एसएमएस भेजेगा, ताकि वो आपसे ये कंफर्म कर सके कि आप करेक्ट ओटीपी वहाँ पे डाल के अपने इन्फॉर्मेशंस अपडेट कर रहे हो। ये बहुत ही चीज़ जो है, जो पूरा डीमैट अकाउंट आज आजकल जो चल रहा है, जो भी आगे चेंजेस आने वाले हैं, मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़े ही। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बेस है, आपके खाते का ये बेस है। अगर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही नहीं है, तो आपको काफ़ी सारी जानकारीज़ है जो आपको नहीं मिल पाएँगी। तो प्लीज़ ये आपने अगर अपडेट नहीं करवाया है, तो ये आप अपडेट करवा दीजिए। उसके बाद आया है ऑफ मार्केट ट्रांसफर। ऑफ मार्केट ट्रांसफर मतलब क्या? मेरे अकाउंट में शेयर्स पड़े हुए हैं। अब ये शेयर्स मुझे किसी को कहीं और ट्रांसफर करने हैं। मतलब मान लो कि मुझे किसी को गिफ्ट देना है, या मेरा अकाउंट एक ए ब्रोकर के पास है, अब मुझे बी ब्रोकर के पास मैंने नया अकाउंट ओपन किया, तो मुझे ट्रांसफर करना है। या मेरा अकाउंट एनएसडीएल में है, मुझे सीडीएसएल में ट्रांसफर करना है, या सीडीएसएल में है तो मुझे एनएसडीएल में शेयर्स को लेकर आना है। तो ये आपको ऑफ मार्केट ट्रांसफर थे। आपको जैसे जैसे इन्होंने बताया, संदीप ने, कि जैसे आपको बैंक जब आप ओपन करते हो, खाता ओपन करते हो, तो आपको चेकबुक मिलता है। डीमैट जब आप ओपन करते हो, तब आपको एक डीआईएस स्लिप मिला जाता है, डीआईएस इंस्ट्रक्शन स्लिप। अगर कोई कस्टमर स्पीडी फैसिलिटी यूज़ कर रहा है, तो उसको डीआईएस की ज़रूरत नहीं है, वो स्पीडी के थ्रू कर सकता है। लेकिन अगर आपको शेयर्स को मूव करना है और आपके पास स्पीडी की कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको डीआईएस इंस्ट्रक्शन भर के आपके ब्रोकर को देना है। पहले क्या होता था, जैसे ही मैं ये इंस्ट्रक्शन भर के मेरे ब्रोकर को दे दूँगा, मेरा ब्रोकर शेयर्स मेरे खाते से निकाल के मैंने जिसको बोला उसको दे देता था। अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपको आपके खाते से कहीं भी शेयर्स घुमा ले ट्रांसफर करके कहीं दूसरे को जाना है, तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे डिपॉजिटरीज आपको वो एक ओटीपी भेजेगा, और वो ओटीपी उसी दिन के लिए वैलिड होता है। मान लो कि आज सुबह 10 बजे मैंने मेरे ब्रोकर को बोल दिया कि 100 एक्सिस बैंक मुझे एक्सिस सिक्योरिटी से घुमा के आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में ऑफ मार्केट ट्रांसफर करना है मेरे किसी और अकाउंट में। तो इंस्ट्रक्शन देने से आपका काम नहीं होगा। आपको वो इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपको इमीडिएटली ओटीपी का राह देखना है। ये ओटीपी आपको भेजेगा एनएसडीएल, आपका ब्रोकर ओटीपी नहीं भेजेगा। मैं वापस बोलता हूँ, जैसे ही आपका ब्रोकर अपने सिस्टम में एंट्री डालेगा एनएसडीएल की वेबसाइट से, जो आपके डीमैट अकाउंट में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक है, उस पे आपको एक लिंक आएगा, वहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिखाई देंगे, आपने कौन से शेयर्स, क्या क्वांटिटी है,
आपने ट्रांसफर के लिए दिया हुआ है। उसके बाद आप जैसे ही ओटीपी डालोगे वो रिक्वेस्ट कंफर्म हो जाएगी और फिर आपका ट्रांसफर एग्जीक्यूशन हो जाएगा, फिर आपका ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको ऑफ मार्केट ट्रांसफर अगर करना है तो आपको ईमेल आईडी अपडेट होना चाहिए और आपको ओटीपी के थ्रू ही आपका ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा। अगर जिस दिन आपने अपनी रिक्वेस्ट आपके ब्रोकर को दी है और अगर आपका ब्रोकर या आपने ओटीपी नहीं डाला तो वो उस दिन के लिए वो रिक्वेस्ट रात को रद्द की जाएगी और रद्द करके आपको अगले दिन वापस नया फॉर्म भर के देना पड़ेगा। तो आप ये प्लीज ध्यान रखिए अगर आप ओटीपी कर रहे हो तो। अगर आपका खाता जॉइंट अकाउंट होल्डर से है तो किसी भी एक अकाउंट होल्डर के नाम पे भी आप ये रिक्वेस्ट ओटीपी का अप्रूव करवा सकते हो इसमें। हाँ, लेकिन जब आप डीआई स्लिप दोगे तो उसमें हर सिग्नेटरीज का साइन वहां पे होना जरूरी है। लेकिन कंसेंट जब आपको ओटीपी आएगा तो किसी भी एक मोबाइल नंबर पे भी ऑथराइज किया तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मल्टीपल ओटीपी डालने की जरूरत आपको है नहीं। जैसे ही आप ओटीपी डालोगे एनएसडीएल या एनएसडीएल इंटर्न आपके ब्रोकर को बताएगा कि ये रिक्वेस्ट आपके पास आ चुका है और जैसे ही ये रिक्वेस्ट ब्रोकर के पास आएगा वो शेयर्स ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपने ओटीपी नहीं डाला उस रात तक तो वो रिक्वेस्ट जो भी है वो रिजेक्ट हो जाएगी और रिजेक्शन का भी एसएमएस आपको आ जाएगा कि आपका एक रिक्वेस्ट जो था ऑफ मार्केट ट्रांसफर जिसको हमने पेंडिंग रखा था लेकिन आपने वो एग्जीक्यूट नहीं किया है तो वो हमने रिजेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से ऑफ मार्केट ट्रांसफर जरूरी है। जो जो चेंजेस आए हैं वो ओटीपी के थ्रू आए हैं। अब होता है बैंक अकाउंट अपडेट फैसिलिटी। क्या होता है कि मेरा डीमैट अकाउंट में मेरा ईमेल आईडी सही है, मोबाइल नंबर सही है, लेकिन मुझे कॉर्पोरेट एक्शन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कॉर्पोरेट एक्शन में होता है बोनस, स्प्लिट, वो सब शेयर्स के रिलेटेड होता है, लेकिन एक होता है कैश डिविडेंड। जैसे इन्फोसिस ने 10 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया। अब मेरे डीपी में शेयर्स तो है लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में मुझे पैसे ही नहीं आ रहे हैं। काफी सारा अपने देश में काफी सारा ऐसा अनक्लेम डिविडेंड पड़ा हुआ है जो गवर्नमेंट के एक अकाउंट में जाके रहता है जहां कस्टमर्स को ये पता ही नहीं होता कि ये पैसा उनका है। तो ऐसे पैसों के लिए आपको क्या करना है ताकि ये पैसे कहीं और न जाए, ये पैसे आपको ही मिले डेफिनेटली। अगर कंपनी प्रॉफिट में है और कंपनी कुछ डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, इंटीरियम डिविडेंड या स्पेशल या फाइनल डिविडेंड, उसका बेनिफिट अगर मैंने उसकी खरीदारी की है, मैं शेयरहोल्डर, तो मुझे ही मिलना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए। तो ये कंपनी को कैसे पता चलता है? कंपनी क्या करता है, आपके डीपी के साथ बात करता है कि मुझे बताइए कि ऐसे कितने कस्टमर है जिनके पास ऐसे शेयर्स पड़े हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे दूं तो मेरे पास इन्फोसिस पड़े हैं। हेलो, प्लीज म्यूट रखिए। हेलो, संदीप आप म्यूट करोगे क्या? हेलो, म्यूट करता हूँ। या यस, हेलो, यस, यस, प्लीज स्टार्ट सर। या तो एनएसडीएल ने क्या किया है, एक फैसिलिटी बनाई है जहां पर आपको फैसिलिटी, कस्टमर को ये फैसिलिटी दी गई है कि आपको आपका बैंक अकाउंट अपडेट करना है। इससे क्या होगा, जितना भी डिविडेंड आपके अकाउंट में आना है वो आप ही के अकाउंट में आएगा और सही तरीके से सही टाइम पे आएगा, आपको गलत नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही तरीके से रजिस्टर करवाना है। आपको एनएसडीएल के वेबसाइट या आपके ब्रोकर के पास जाके एक बैंक अकाउंट मॉडिफिकेशन का फॉर्म देना है। जैसे ही आप ये फॉर्म अपने बंदों को, अपने ब्रोकर या एनएसडीएल को देते हो, उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन एनएसडीएल के पास जाती है और एनएसडीएल आपको एक लिंक भेजेगी जहाँ पे आपको ओटीपी कंफर्मेशन करना है। जैसे ही आप ओटीपी ओटीपी कंफर्मेशन डालते हो, आपका आईएफएससी और ओटीपी का डिटेल्स ब्रोकर को जाएगा और ये वेरीफाई करने के लिए कि ये सब कुछ सही है या नहीं है, आपके खाते में 1 रुपया डाला जाएगा जिसको पेनी ड्रॉप बोला जाता है। मतलब वो लोग चेक करते हैं कि आपने जिस आधार पे अपना बैंक का डिटेल दिया है वो सही है या नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आपने डाल के कोई भी अकाउंट डाल दिया, आईएफएससी डाल दिया, वो प्रोसेस हो जाएगा, ऐसा नहीं। वो वेरीफाई करेगा। एक बैकएंड में सिस्टम्स होता है जो आपके अकाउंट में 1 रुपया डालेगा। जैसे ही आपको अकाउंट में 1 रुपया डालेगा, वो रिक्वेस्ट आपके अकाउंट में आएगा, आपको मैसेज आएगा कि ये पैसा एनएसडीएल की तरफ से आपको 1 रुपया आया हुआ है। उसी के बाद आपका बैंक अकाउंट अपडेट होगा।
अगर आपको पैसा नहीं आता है, 1 रुपया ऐसा नहीं आता है, तो समझिए तब तक आपकी डिटेल अपडेट नहीं है, या आपने कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पे डाली हुई है। तो ये बैंक अकाउंट मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको 3 चीज़ बताई, आपको आपके केवाईसी में ध्यान देना है कि ईमेल आईडी मॉडिफिकेशन डालो, ईमेल आईडी मॉडिफिकेशन डालिए। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये बैंक अकाउंट अपडेट कैसे करना है और ऑफ मार्केट ट्रांसफर कैसे करना है। तो उससे आपको समझ गया होगा कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करना डीमैट अकाउंट में कितना ज़रूरी है। अभी ये सेबी एक नया खाते में लेकर आ रहा है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक मैकेनिज्म। ब्लॉक मैकेनिज्म मतलब क्या? आज के दिन में क्या होता है, मुझे अगर कोई शेयर्स की बिक्वारी करनी है, मेरे अकाउंट से मुझे शेयर्स को बेचना है, तो क्या होता है, जैसे कि आजकल मार्केट में हर जगह पे पीओए बेस्ड मैपिंग होता है। पीओए बेस्ड मैपिंग में क्या होता है कि मैंने मंडे को कोई शेयर्स बेचने के लिए डाल दिया, अब वो शेयर्स बिक गया, तो मेरा ब्रोकर क्या करता है, वो शेयर्स मंडे को मेरे खाते से निकाल के अपने खाते में ले लेता है, और उसको एनएससीसीएल जो क्लियरिंग सेटलमेंट है एक्सचेंज की, उसको वो रात को दे देता है, जिसको हम अर्ली पे इन बोलते हैं, उसको वो रात को दे देता है। तो सेबी और एक्सचेंज क्या बोल रहे हैं कि हम ब्लॉक मैकेनिज्म लाएंगे, उससे क्या होगा कि आपका अकाउंट में आपके शेयर्स की सिर्फ लीन मार्क होगी, लीन मतलब वो ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही आप बेचोगे वो ब्लॉक होगा, और वो शेयर्स डायरेक्टली जाएगा आपके क्लियरिंग एंड सेटलमेंट को, आपका ब्रोकर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। आपका ब्रोकर आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देगा जहां पे आप खरीदवारी या बिकवारी कर सकते हो। इसके फायदे क्या है? इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मान लो कि कंपनी का कोई कॉर्पोरेट एक्शन डिक्लेयर्ड है या बोनस डिक्लेयर्ड है, तो इस 2 दिन में अभी भी अपने यहाँ पे गैप है कि जहाँ पे शेयर्स कस्टमर के अकाउंट से निकल के ब्रोकर के पास आते हैं, फिर उस रिकॉर्ड डेट पे ब्रोकर के पास कस्टमर के शेयर्स होते हैं। भले आपने शेयर्स बेच दिए हैं रिकॉर्ड डेट के दिन, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपको डिविडेंड का और बोनस का, जो भी कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन है, आपको उसका बेनिफिट पूरा का पूरा मिलना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने बेचा है उसका सेटलमेंट 2 दिन के बाद है। तो आपके ब्रोकर क्या करते हैं, वो शेयर्स लेके अपने पास ले लेते हैं, और उनका बेनिफिट उस ब्रोकर को जाता है। ब्रोकर ऐसा सेबी का रूल है कि ब्रोकर वो पैसा जो उनके अकाउंट में होता है, वो उनको कस्टमर्स को देना है अगले 30 दिनों में। लेकिन कस्टमर्स को पता ही नहीं रहता है कि ऐसा कुछ है। काफ़ी सारे कस्टमर ये सोच के बैठ जाते हैं कि अच्छा मैंने तो बेच दिया, अब तो मुझे बोनस नहीं मिलेगा, अब तो मुझे डिविडेंड नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। जिस दिन रिकॉर्ड डेट है, उस दिन तक आपने बेचा तो आपको मिलना ही मिलना है, क्योंकि उसका सेटलमेंट जो एनएसडीएल और सीडीएसएल में करना है, वो अगले 2 दिन से या 3 दिन के बात करना है। अब ये ब्लॉक मैकेनिज्म कब से चलेगा? ये ब्लॉक मैकेनिज्म पहले तो स्टार्ट हो चुका है 1 अगस्त से, लेकिन ये अभी तक मैंडेटरी नहीं किया हुआ है। ये अभी कुछ दिनों में या कुछ महीनों में शायद मैंडेटरी होने वाला है। इस पे एक फाइनल डिस्कशन चलेगा कि कैसा करना है और कैसे किसके साथ करना है। उसके बाद ये हो जाएगा। इसमें कैसा होगा ना, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि मेरे डीमैट के खाते में सुबह 100 एक्सिस बैंक है। मार्केट में 800 रुपए का रेट चल रहा है और मुझे वो 800 रुपए में सुबह बेचना है। तो मैं जाऊंगा, मेरा ब्रोकर का पोर्टल लॉगिन करूंगा। ब्रोकर का पोर्टल लॉगिन करके मैं जाऊंगा, उधर जाके मैं ब्लॉक क्रिएट करूंगा। अभी क्या होता है, शेयर्स जो ब्लॉक होता है वो ब्रोकर के फॉर्म में होता है, क्योंकि आपने ब्रोकर को पीओए दिया हुआ है। अब क्या होगा, ये जो शेयर्स ब्लॉक होगा ना, वो एनएससीसीएल के फेवर में ब्लॉक होगा, ना कि ब्रोकर के इसमें ब्लॉक होगा। अब मान लो कि मैंने मार्केट ऑर्डर डाला है। अगर मैंने मार्केट ऑर्डर डाला है, तो मेरा ब्लॉक मैकेनिज्म से क्या होगा, मेरा शेयर्स डायरेक्टली चला जाएगा एनएससीसीएल को, और एनएससीसीएल मेरे सारे सेल ऑब्लिगेशन के सामने एक फाइल देगी ब्रोकर को और कहेगी कि आपके इतने कस्टमर है जिनका इतना शेयर्स हमने ले लिया है। तो ये बैकएंड का प्रोसेस है, ये ऐसा आपको बताएगा। इससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपका कॉर्पोरेट एक्शन का जो बेनिफिट है वो आप ही को मिलेगा, दूसरे किसी को नहीं मिलेगा। ये आपको मैं ध्यान से बता दूं। फिर मूवमेंट ऑफ शेयर्स जो भी होता है, वो आपको रिटर्न हो जाएगा। अगर मान लो कि आपने कोई लिमिट ऑर्डर डाला हुआ है, अब लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि मैंने डाल दिया, मार्केट में 800 चल रहा है, लेकिन मुझे लगा कि 850 जाएगा, तो मैं 850 या 900 होने दो फिर बेचूंगा, तब तक तो मुझे नहीं बेचना, मैं क्यों बेचूं?
शेयर्स, बराबर ना? तो अब क्या हो गया, ब्लॉक क्रिएट हो गया, लेकिन मार्केट भी खत्म हो गया 3:30 बजे। अब मेरा शेयर्स तो बिका ही नहीं। अब मेरा शेयर्स कहाँ गया? वो तो ब्लॉक में ही है। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी शेयर्स एनएससीएल के फेवर में ब्लॉक हुए हैं, और अगर आपने ट्रेड नहीं करा है, तो वो रात को आपके सारे शेयर्स रिलीज हो जाएंगे और आपके खाते में फ्री दिखना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको बेचना है तो आप बेच सकते हो, बट ये ब्लॉक मैकेनिज्म आएगा, जो कि अगले साल से ये प्लान है डीमैट अकाउंट में। हाँ, जैसे कि मैंने आपको कहा कि डिपॉजिटरीज क्या कर सकता है, आपके अकाउंट से भले उन्होंने आपसे ऑनलाइन लिया हो या ईडीएस का मैंडेट लिया हो या कुछ भी किया हो, वो आपका ब्लॉक कर सकता है, लेकिन आपके अकाउंट से वो शेयर्स लेके अपने अकाउंट में लेना और फिर आईसीसीएल और एनएससीएल को देना, तो वो तो नहीं हो सकता। और आपका जो भी ब्लॉक आपने सुबह किया है, और मान लो कि आपने ब्लॉक की हुई पोजीशन को वापस कवर कर लिया, मतलब उसको इंट्राडे प्रोडक्ट में लेके कवर कर लिया, तो आपका शेयर्स जो है वो आपके खाते से डेबिट नहीं होगा। आपके खाते में वो सिर्फ एक एंट्री आएगी और शाम को वो शेयर्स रिलीज हो जाएगा। सीसी क्या करेगा, आपका नेट सेल पोजीशन जो है उसको डीपी के पास, डीपी में जो आपने ब्लॉक क्रिएट किया है उससे मैच करेगा। मान लो कि मैंने 100 क्वांटिटी एक्सिस बैंक के बेचने के लिए डाले थे, लेकिन मेरे बिके 40 ही, तो वो पूरा 100 नहीं उठाएगा, वो रात को सिर्फ 40 उठाएगा, और बाकी के जो भी बचे हुए 60 या 60 शेयर है उसको वो रिलीज कर देगा। तो नेट लेवल पे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके एक्सपोजर्स में भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ब्लॉक मैकेनिज्म लाया गया है कि कस्टमर्स को पूरी ट्रांसपेरेंसी रहे और ब्रोकर सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड करे। इसमें अनब्लॉकिंग ऑफ आपका शेयर्स कैसे होगा? जैसे ही आपके जो भी आपने बिकवारी की होगी या मान लो खरीदारी की होगी, उसका एक नेट ऑब्लिगेशन, जैसे मैंने आपको इसके पहले के एग्जांपल में बताया कि मैंने 100 खरीदा है और मैंने 40 बेचा है। सॉरी 40, 100 मैंने बेचा था पहले, और फिर मैंने उसको 40 में मैंने कवर करके खरीद लिया, तो मेरा नेट बिकवारी हुआ है 60। लेकिन जब मैं बेचने के लिए गया तभी तो मेरा 100 बिका था। तो आपका क्वांटिटी होगा ब्लॉक 100 से, लेकिन शाम को सिर्फ आपके अकाउंट से 60 ही लिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं लिया जाएगा। और जो भी ऑर्डर्स क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से मैच नहीं हो रहा है, वो रात को सारा अनब्लॉक हो जाएगा। तो आपके शेयर जितने भी दिन में ब्लॉक मैकेनिज्म में हुआ रहेगा वो रात को हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि ब्लॉक जो भी क्रिएट होगा या रिलीज होगा, वो पूरा टाइम बेसिस पे होगा। अगर ऑर्डर नहीं एग्जीक्यूट होता है उस पर्टिकुलर डे पे, तो यहाँ पे कोई एएम ऑर्डर, मतलब आफ्टर मार्केट ऑर्डर जैसा ब्लॉक मैकेनिज्म नहीं है। आप ब्लॉक नहीं कर पाओगे, आपको उस दिन का ऑर्डर है, आपको उसी दिन ब्लॉक करना पड़ेगा। अभी ब्रोकर आपको ऑप्शन देता है कि आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर डाल के रखो, मतलब कल के ऑर्डर के लिए आप आज ही ऑर्डर डाल के रखो, लेकिन एक बार ब्लॉक मैकेनिज्म आ गया तो आप ये नहीं डाल सकते, और आपको ये जिस दिन का ट्रेड है उसी दिन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा कहा था कि ब्लॉक मैकेनिज्म इन्होंने 1 अगस्त तक लाइव कर दिया है, लेकिन काफी सारे ब्रोकर यूज नहीं कर रहे क्योंकि उसका डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है। तो ये अभी के लिए मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन ये अगले 2 से 3 महीने में शायद मैंडेटरी हो जाएगा। नॉमिनेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने आज की रूटीन में, कि हम आज ऑफिस जाते हैं, हम इनकम करते हैं, हम सेविंग्स करते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो डीमैट अकाउंट हो, या कोई एनसीडी या बॉन्ड हो, काफी सारे लोगों के अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं होता है। ये हम भी यहाँ पे बहुत देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो भी दुखद घटनाएं हो जाती है अकाउंट होल्डर के साथ, तो उनके बाद वाले जो उनके ब्लड रिलेशन होते हैं, जिनके लिए हमने हमारी जमा पूंजी रखी होती है कि हमारे बाद वो यूज करे, उनको पता ही नहीं होता है कि ऐसा कुछ है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने नॉमिनेशन नहीं रखा हुआ है। आपको डीमैट अकाउंट में हमेशा याद रखना है कि डीमैट अकाउंट में आपको आपके शेयर्स के पीछे आपको नॉमिनेशन रखना बहुत जरूरी है। नॉमिनेशन आज के दिन में मैंडेटरी नहीं था, लेकिन 1 अक्टूबर से जिसने भी नया अकाउंट ओपन किया है उसको बताना है कि मुझे नॉमिनेशन देना ही है। नॉमिनेशन आप
3, 4 कितने लोगों का भी दे सकते हो। आप परसेंटेज डिसाइड कर सकते हो, आपको कैसे नॉमिनी करना है। आपको आपके माँ, पिताजी, वाइफ, भाई को डिवाइड करके देना है शेयर्स, तो आप उधर परसेंटेज डाल सकते हो, लेकिन आपको नॉमिनेशन देना ही है। अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है और आगे चल के अगर आपको आपका डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो आपको नॉमिनेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। जिन लोगों का भी अकाउंट पुराना है, उनको अभी के लिए सुविधा दी गई है कि आप 31 मार्च 2022 तक आपका अकाउंट को नॉमिनेशन अपडेट कर दो। अगर आप ये नहीं करते हो, तो नए अकाउंट में नए साल चालू होते ही भले आपके खाते में कोई शेयर्स पड़ी हो या नहीं पड़ी हो, आपका अकाउंट एनएसडीएल फ्रीज कर देगा। फ्रीज मतलब ना ही आप खरीद पाओगे कुछ, ना ही आप बेच पाओगे। अगर खरीदोगे तो भी शेयर्स आपके अकाउंट में नहीं जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है आपको दी गई है, वो आपको 100% उसका बेनिफिट उठाना है और उसका यूज करना है। इसके बावजूद भी मुझे अगर ऐसा चाहिए कि मेरे अकाउंट में मुझे किसी को नॉमिनेशन नहीं रखना है, कोई कस्टमर्स होता है नहीं रखना है नॉमिनेशन, तो आपको एक डिक्लेरेशन भर के देना होता है कि नो नॉमिनेशन, मतलब मुझे मेरे खाते में कोई नॉमिनी नहीं चाहिए। ऐसा एक आपको डिक्लेरेशन लिख के देना पड़ेगा, जो कि सेबी और गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको कस्टमर से लेना ही है। तो आपको वो एक लेना है नॉमिनेशन। अब और एक फैसिलिटी दी गई है, आप अपने अकाउंट जो भी है वो ऑनलाइन जाकर क्लोज कर सकते हो। अकाउंट होल्डर को राइट है कि वो अपना अकाउंट जाके ऑनलाइन कर सकते हो। ये सारे डीपी ने ऑफरिंग किया है। आपको एक ई साइन की फैसिलिटी दी गई है, जहां से आप जाके अकाउंट क्लोज, आपको कोई फॉर्म भर के देने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने आपके अकाउंट में केवाईसी अपडेट किया, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला है, तो आप जाके अपना अकाउंट ऑनलाइन क्लोज कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके अकाउंट में कोई भी शेयर्स का बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट में कोई बैलेंस है, शेयर्स की कोई भी बैलेंस है, तो आपका अकाउंट क्लोज नहीं होगा। लेकिन जहां पर भी आपने डीमैट अकाउंट कभी ओपन किया था और अभी आपको आपका डीपी एएमसी लगा रहा है या कोई चार्जेस लगा रहा है और आपको क्लोज करना है, तो वो अकाउंट आप डायरेक्टली ऑनलाइन पोर्टल पे अपने ब्रोकर के पोर्टल पे या एनएसडीएल के पोर्टल पे जाके अपना डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू आप क्लोज कर सकते हो। ई वोटिंग भी काफी सिंपलर हो चुकी है। अभी आपको ई वोटिंग करने के लिए कोई सर्विस प्रोवाइडर की रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली किसी भी ई ई वोटिंग के पेज पे जाके अपना जिस भी कंपनी का वोटिंग चल रहा है वहां पे डाल के आप कर सकते हो। एक सिंगल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो सिंगल रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको एनएसडीएल के पेज पे जाके फिल अप करना है। फिल करके फिर जिस भी कंपनी में आप शेयर होल्डर हो वहां पे जाके आपको अपना प्रोसेस डालना है। अभी इसके अलावा एक और जो चेंजेस आया है काफी, जो मार्केट में आजकल चल रहा है, वो है ईडीआईएस। ईडीआईएस मतलब वो कस्टमर्स होते हैं जिन्हों को अपना डीमैट का खाता ओपन करना है, डीमैट का ट्रेडिंग ओपन करना है, लेकिन उन बंदों को ये नहीं ओपन करना है, पीओ ही नहीं देना है। मतलब ऐसा होता है ना कि मैं क्यों मेरे कस्टमर्स, मेरा पीओ है, मेरे मेरे खाते की राइट्स मैं मेरे किसी ब्रोकर को दूं, मैं खुद ही ट्रेड करूंगा। तो पहले क्या होता था, कस्टमर ऐसे केस में स्पीडी यूज करता था, लेकिन अभी स्पीडी भी धीरे धीरे लोग यूज करना बंद कर रहे हैं, क्योंकि ईडीआईएस आ चुका है। ईडीआईएस बोले तो क्या होता है? ईडीआईएस बोले तो आपको अगर अपना शेयर्स बेचना है, तो आप अपने ब्रोकर के पोर्टल पे जाइए, अपने ब्रोकर के पोर्टल पे जाके अपनी इच्छा दिखाइए कि आपको ये शेयर्स बेचना है। जैसे ही आप शेयर्स बेचने की रिक्वेस्ट डालते हो, आपके ब्रोकर के पास वो रिक्वेस्ट आती है हर 1 घंटे के गैप में। वो सारी रिक्वेस्ट अपलोड होती है एनएसडीएल के वेबसाइट पे। एनएसडीएल अ, आप स सर सॉरी सर आपकी पीपीटी व्यू नहीं हो रही है सर। नहीं, नहीं, ये वाला पार्ट पीपीटी में नहीं है। अच्छा, मैंने पीपीटी क्लोज शेयरिंग बंद कर दी। ओके, ओके। ईडीएस में ये नहीं था, तो ये एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो मैं बोल रहा हूँ अभी। हाँ, तो ईडीएस में क्या होता है कि मान लो कि आपको अगर शेयर्स बेचना है और आप नहीं बेच पा रहे हो, तो ईडीएस के थ्रू माध्यम से आप बेच सकते हो ये शेयर्स। भले अगर मैंने मेरे कस्टमर्स को पीओए की कॉपी नहीं दी हुई है, तब भी मैं वो शेयर्स को बेच सकता हूँ। वो बेचने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे ब्रोकर का पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है।
जैसे ही मैं मेरे ब्रोकर के पोर्टल पे जाके लॉगिन करता हूँ, मेरा ब्रोकर मुझे बताएगा, एनएसडीएल को बताएगा कि ये जो भी लिस्ट ऑफ शेयर्स है कस्टमर्स को बेचना है। उसमें इन टर्न क्या होता है, उसमें एनएसडीएल कस्टमर को डेटा देता है, कस्टमर को बताता है आपने आज अपने ब्रोकर के थ्रू ये सारी रिक्वेस्ट थी जो आपने बेचने के लिए हम लोगों को बताया है। जैसे ही कस्टमर ओटीपी या पासवर्ड डालता है, वहां पे ओटीपी और पासवर्ड के माध्यम से आप जाकर के अपना शेयर्स बेच सकते हो। ये बेचने से पहले जैसे ही आप ओटीपी डालोगे, आपका ब्रोकर क्या करेगा, आपका ब्रोकर आपको कंफर्मेशन देगा कि आपका शेयर्स एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ओटीपी कंफर्मेशन डालना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप ईडीएस की फैसिलिटी नहीं यूज कर सकते। ये मुझे एक मिला है कुछ पीपीटी, एक सेकंड। ये देखिए, ये ईडीएस की पूरी प्रोसेस है। जहाँ पे अगर किसी भी क्लाइंट को कोई ऑर्डर डालना है, क्लाइंट जाके अपने ब्रोकर के पोर्टल पे लॉगिन करेगा, ब्रोकर वो सारी रिक्वेस्ट एनएसडीएल को देगा। एनएसडीएल क्या करता है, अपने हर कस्टमर को हर 15 मिनट में रिक्वेस्ट भेजता है कि आपने आपके ब्रोकर के थ्रू रिक्वेस्ट डाली है। जैसे ही कस्टमर उसको कंफर्म करता है, इसमें आपका कोई शेयर्स ब्लॉक नहीं होता है, ये मैं आपको बता दूं। ये खाली एक नॉर्मल रिक्वेस्ट है, चलता है। जैसे ही आप ओटीपी डालते हो और आपका डीपी में कंफर्म होता है, जब आपका डीपी आपके ब्रोकर को कंफर्म करता है, तब आपका शेयर्स ब्लॉक होता है और आपका शेयर्स का एग्जीक्यूशन हो जाता है। इस सिनेरियो में आपको कभी भी कोई भी पीओए देने की जरूरत नहीं होती है। आपको किसी भी केस में कस्टमर्स को पीओए नहीं देना है। प्लस आपको किसी भी केस में ये डीआईएस की कॉपी देके आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मेरा शेयर्स को मैंने बेच दिया है, अब मुझे टाइमली सेटलमेंट करना पड़ेगा एंड ऑल। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये काफी सारे चेंजेस जो अभी मार्केट में आ रहे हैं, जिसको पे एक ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। आप निवेश तो करते रहिए, बट साथ ही साथ मार्केट में अपडेट रहना भी बहुत जरूरी है। थैंक यू संदीप, मेरा यही था सेशन। हेलो। यस सर। जी या सर। सो सर, क्या हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं अभी? या श्योर। ओके ओके ओके। तो थैंक यू दिगल सर। आपका इंसाइट प्रोवाइड किया आपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को। और इसी के साथ अभी हम अपना क्वेश्चन एंड आंसर के तौर पे आगे चैट बॉक्स और बढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई सवाल आए हैं कि नहीं। ओके। यस। जुहेब जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना ऑडियो अनम्यूट करके भी यस प्लीज। सवाल पूछ सकते हैं और अपना चैट बॉक्स में भी आप अपने सवाल आप डाल सकते हैं। तो जुहेब जी, प्लीज आपका जो सवाल है पूछिए। यस। मुझे एक ये क्वेश्चन था कि दो ब्रोकर यूज करता हूँ मैं, दोनों एनएसडीएल पे है, बट मुझे वो ब्रोकर से दूसरे ब्रोकर में मेरे शेयर ट्रांसफर करने, तो उसका कोई सॉल्यूशन है? मतलब कर सकते हैं ऐसा? मतलब आपको अपने ब्रोकर टू ब्रोकर ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है? हाँ। हाँ, कर सकते हैं आप ना। आप अपने ब्रोकर को बोलिए, आपको ऑफ मार्केट स्लिप भर के देना पड़ेगा। ओके। और अगर दूसरा जो ब्रोकर है वो एनएसडीएल पे है और वो जो है वो सीएसडीएल, सीडीएसएल। हाँ सीडीएसएल पे है, तो भी तो हो वही सकता? आपको इंटर डिपॉजिटरी का डीएस स्लिप भर के देना पड़ेगा और फिर ओटीपी के माध्यम से आप सेम डे में ये चेंज कर सकते हो। ओके ओके। ऑनलाइन पॉसिबल है ये? ऑनलाइन अगर आपने स्पीडी लिया है तो पॉसिबल है, अदरवाइज आपको डीआईएस भर के देना है। बट आपको किसी भी हालत में ओटीपी के थ्रू ही ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ये ऑफ मार्केट ट्रांसफर होगा। आप मैनुअली मतलब नहीं कर सकते, आपको डीआईएस देना ही पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं है इसमें। ओके ओके। ओके सर, दूसरा सिंपल सा क्वेश्चन है थैंक कि यू। मेरा लीगल के थ्रू आता है, मुझे वो सर डायरेक्ट बैंक
ट्रांसफर करवा एक मिनट तो एक सिर्फ मिनट मुझे एक मिनट, एक ही करके सवाल लेते हैं। हर्षित पांड्या जी का सवाल आ रहा है। हर्षित जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल बहुत बेसिक है कि मेरा जो शेयर्स का डिविडेंड है वो अभी भी कोई कोई कंपनी का चेक के थ्रू आता है, जो मुझे डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या प्रोसीजर करनी पड़ेगी? आपको आपके डीमैट अकाउंट में ना बैंक अकाउंट अपडेट करना पड़ेगा सही तरीके से, और आपका जितना भी डीमैट अकाउंट में आपकी होल्डिंग्स है, हम्म, आपके डीपी को बोलना पड़ेगा कि ये एनएसडीएल के वेबसाइट पे सही बैंक अकाउंट अपडेट करे। लेकिन अभी आप अगर बैंक अकाउंट अपडेट करोगे तो उससे पहले आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भी सही तरीके से रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि तो वो आपको है। ओटीपी, हाँ ओटीपी आए और ओटीपी कंफर्म कर सको। क्या होता तो है ना, नहीं नहीं, क्या होता है इस केस में, मान लो कि आपने कोई स्क्रिप्ट की होल्डिंग ली थी और हाँ, उसमें जैसे मेरे पास ब्रिटानिया इंडस्ट्री 7 साल से पड़ा हुआ है, 7 साल हम्म, पहले मेरा आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट था, तो ये वो हम्म, डेटा उनके पास अपडेट नहीं होगा। ये लोग 3 अटेम्प्ट करते हैं आपके अकाउंट में डालने के लिए, जब आपके अकाउंट में नहीं आता है तो वो आपको एड्रेस पे चेक कुरियर कर देते हैं। तो जैसे ही आप केवाईसी का बैंक मॉडिफिकेशन अपडेट करोगे, एनएसडीएल अपना डेटा रिस्पेक्टिव आरटीएस को दे देंगे, जब भी इनका कॉर्पोरेट एक्शन डिविडेंड डिक्लेयर होगा और आपके अकाउंट में आएगा। तो मुझे मेरे ब्रोकर को मिलना पड़ेगा कि एनएसडीएल साइट पे जाके करना पड़ेगा? और ये नहीं, ऑनलाइन आप आपको आपके ब्रोकर के थ्रू करना पड़ेगा। ऑनलाइन और इसकी पॉसिबल है? फैसिलिटी, यस, ऑनलाइन बैंक चेंज कर सकते हो, आपका ब्रोकर आपको सर्विस दे सकता है। ये थैंक यू सो सिंपल, मच। जैसे मैंने आपको बोला कि आप बैंक अकाउंट नंबर डालोगे, आईएफएससी कोड डालोगे, जो भी डिटेल डालोगे, उसमें आपको ओटीपी आएगा और आपके उस नए वाले खाते में 1 रुपया जमा किया जाएगा। जैसे ही वो 1 रुपया जमा किया जाएगा, वो सक्सेस हो गया और आपको मैसेज आएगा कि आप बैंक अकाउंट मॉडिफाई हो चुका है। चलिए, मेरा तो बैंक अकाउंट ही अपडेटेड ही है, फिर भी ये हो रहा है, इससे थोड़ा डाउट था। चलिए, नहीं, मैं बैंक ब्रोकर अकाउंट नहीं, से आपको केवाईसी अपडेट करना पड़ेगा फिर। अगर आपका बैंक अकाउंट अपडेटेड है तो एक बार केवाईसी अपडेट वापस करवा दीजिए। ओके, श्योर, थैंक यू। हेलो। गुड इवनिंग सर। हाँ या गुड सर। इवनिंग। हेलो। गुड इवनिंग, दिस इज रामकृष्णा सर। हम्म सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, आप जैसे यही क्वेश्चन बार बार आपको शायद रिपीट भी आ रहा है नहीं, कि नो मेरा इश्यूज, नो मेरा इश्यूज। दो 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 अकाउंट, एक है मेरा सीडीएसएल में, दूसरा अकाउंट है मेरा एनएसडीएल में सर। ठीक है, हम्म मैं अगर हम्म ऑनलाइन उसको ट्रांसफर करना चाहता हूँ, आप कुछ बोल रहे थे अभी, पीडी अगर रहेगा तो तब जाके आप कर सकते हो, ऐसे कुछ आप बोल नहीं, रहे या थे। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो आप स्पीडी के माध्यम से कर सकते हो। स्पीडी जो पीडी होता बोलने है, से क्या स्पीडी क्या होता है का सर? सेशन कल है, स्पीडी का सेशन एनएसडीएल का कल है। अच्छा जो अच्छा सेशन में ही लेने वाला हूँ इंग्लिश में, आप उसमें अपना नाम लिखवा सकते हैं संदीप जी को बोल के, तो अच्छा। कल वहां पे आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा। अच्छा, ये तो हो गया सीडीएसएल टू एनएसडीएल। और हाँ अगर एनएसडीएल टू एनएसडीएल भी करना है तो स्पीडी में हो जाएगा सर, ऑनलाइन में? जी, बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अच्छा अच्छा, उसके लिए क्या माने ऑनलाइन फैसिलिटीज रहना है सर, क्या है सर उसके लिए? मैंने कहा ना, आप ओटीपी? एनएसडीएल का स्पीडी का सेशन कल है, वो ओके एक ओके, अलग तरह का सेशन है, आप वो ज्वाइन कीजिए, उसमें हम आपको समझा देंगे। ठीक है सर, ओके, हाँ, थैंक यू। हेलो सर। अदरवाइज आपको डीआईएस का बुक दिया होगा, आप डीआईएस के थ्रू भी करवा सकते हो। अच्छा हेलो सर जी, अच्छा, प्रदीप बात कर रहे ओके सर, हैं। थैंक यू। सर हेलो प्रदीप। यस, प्रदीप बात कर रहे हैं। यस यस यस, प्रदीप जी बोलिए। हाँ, हमारा जो ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, जो स्क्रिप्ट, उसका क्या करना पड़ेगा? ट्रेडिंग नहीं हो रहा है मतलब? समझो अभी वो प्रतिभा इंडस्ट्री है, उसका ट्रेडिंग नहीं होता ना, हम्म तो वो अभी उसका मतलब हम बेच भी नहीं सकते और खरीदारी भी नहीं कर सकते, उसका क्या करना पड़ेगा फिर? वो आपके डीमैट अकाउंट में ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक कोई नया उसमें सर्कुलर नहीं आता या कंपनी डिसाइड नहीं करती कि करना क्या है, ऐसा? वो नहीं नहीं। फ्रीज मोड में पड़ा रहेगा। हाँ, तो हम्म क्या है, बात है हमारे 2 या 3 अकाउंट है, तो एक हम्म अकाउंट में वो है, तो हमें वो अकाउंट भी बंद करने का है, तो क्या करना पड़ेगा फिर? आप अकाउंट को तब तक फ्रीज करके रख सकते हो, जब तक आपके डीमैट अकाउंट से शेयर्स जीरो नहीं होते, आप अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते। बराबर है ये, लेकिन आप उसको फ्रीज करके रख दो। नहीं नहीं, वो समझो हमारे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर हो सकते हैं क्या? नहीं, उसके आपके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो सकते वो शेयर्स, क्योंकि वो ऐसा? शेयर्स का ट्रेडिंग ही नहीं हो रहा है मार्केट में, एक्टिव ही नहीं, वो आईएसएन हाँ, ही एक्टिव नहीं है, तो वो नहीं ट्रांसफर हो सकता।
सर उसको रीमेटेरियलाइज कर सकते हैं, हाँ रीमेटेरियलाइजेशन। हाँ, रीमटेरियलाइज करके आप फिजिकल मोड में ले लो, लेकिन अच्छा जब करके कोई एक दो कंपनी 1-2 साल में उसमें कुछ डिसीजन आएगा, फिर हाँ वापस आपको डीमटेरियलाइजेशन के लिए जाना पड़ेगा, आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे उसके। हाँ सर, लेकिन अभी के लिए तो फिर वो रीमेटेरियलाइज करके फिर उसको अकाउंट को तो क्लोज कर सकते हैं ना, उसको जैसे नहीं चाहेंगे तो तो। अकाउंट क्लोजर करने का रीजन क्या है? आपको डीमैट का चार्जेस नहीं देने हैं, यही है ना? हाँ जी, हाँ जी, तो आप हाँ जी। अपना अकाउंट फ्रीज करके रखिए। एक बार आपने आपका अकाउंट फ्रीज करके रखा है, हाँ ठीक है, तो उसको तो कैसे आपका ऑनलाइन खर्चा में फ्रीज कर सकते हैं सर अकाउंट जैसे? आपके ब्रोकर को बोलना पड़ेगा। अच्छा, और एक एक बार सर आपने उसको बेसिक फ्रीज सर्विसेज किया, डीमैट अकाउंट एक जो बोल रहे हैं सर। आप बेसिक सर्विस डीमैट नहीं कर सकते ना, अगर आपके 2-3 डीमैट अकाउंट है तो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सर, हाँ हाँ सर एक्सक्यूज मी सर, हाँ अगर मुझे पर्सनल लोन लेना है एंड मेरे पास कुछ 10 lakhs की या 5 lakhs की होल्डिंग है, तो जो हम वो प्लेज करते हैं बैंक में, तो वो कैसे प्लेज कर रहे हैं उसको? उसके लिए सर एक मार्जिन प्लेज का अलग से सेशन होता है। आपको एनबीएफसी फंडिंग मैं आपको मेजर लेवल पे बता देता हूँ। अगर अच्छा, मुझे पर्सनल लोन लेना है मेरे शेयर्स के अगेन और मुझे प्लेज करना है, तो या मुझे वैसे कंपनी ढूंढनी पड़ती है जो एनबीएफसी चलाती है। वो ओके, एनबीएफसी में जाके मैं उनके साथ एग्रीमेंट करूंगा। वो एग्रीमेंट करके मेरे डीपी को बोलेगा कि ये सारे शेयर्स हमारे फेवर में हमारे प्लेज कर दो। तो ओके, जैसे ही वो शेयर्स को प्लेज हो जाएगा, वो आपको शेयर्स को रिलीज कर देंगे। नॉर्मल है, जैसे आप गोल्ड लोन लेते हो वैसा ही है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको खाली एक एनबीएफसी कंपनी ढूंढनी है ओके, जो आपको पर्सनल लोन देगा आपके शेयर्स के अगेंस्ट। थैंक यू। सर जी, रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड डेट उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा सर, जो भी उसमें हाँ, थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन रह रहा है। जैसे कभी नहीं भी नहीं, अगर कंपनी बोलिए बोलिए बोलिए। बोनस या डिविडेंड या स्प्लिट वगैरह डिक्लेयर करता है, तो हाँ, हम लोग उसको कैसे रीड करना है, थोड़ा सा बता दीजिएगा सर हमें। हाँ, आपको हमेशा कॉर्पोरेट एक्शन रिकॉर्ड डेट पे करना है। एक्स डेट मतलब होता है कि इस कंपनी का आज से कॉर्पोरेट एक्शन चालू हुआ है, और हाँ सर, रिकॉर्ड डेट मतलब ये होता है कि उस दिन तक आपके पास रखा हुआ है। बुक क्लोजर डेट अगर जिसको बोलते हैं, आपके पास रिकॉर्ड डेट के दिन रात को शेयर्स होने चाहिए। अच्छा, उस दिन को अगर रात आपको, को रहना चाहिए। हाँ, यस, आपके अच्छा, डीमैट अकाउंट में रहना चाहिए। और अगर आपने बेच भी दिया है, सपोज अगर हाँ आपने जी, बेच भी दिया है, तो आपको आपके ब्रोकर से बात करना है कि अगर मैंने ये बेचा है तो भी मुझे इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। मतलब रिकॉर्ड डेट तक आप डीमैट में रखो। अगर रिकॉर्ड डेट पे आप बेचते हो तो भी उसका फायदा और बेनिफिट आपको ही मिलेगा, दूसरे किसी को नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, वो चाहे बोनस हो या डिविडेंड हो, जो भी होना सर, उसमें यस, रिकॉर्ड डेट के आपको ही दिन। मिलना है, आपको ही मिलना है, किसी और को नहीं मिलेगा। सर अच्छा, तो फिर कौन सा कंपनी का कौन सा रिकॉर्ड डेट है, हम लोग कहाँ से निकाल वो सकते हैं सर, कंपनी के कोई भी वेबसाइट पे शेयर का? मिलेगा। आप किसी भी कंपनी के वेबसाइट पे जाओगे ना, जैसे आप हाँ जी, bseindia.com पे जाते हो, तो हाँ जी। bseindia.com पे जाके वहां पे कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का ऑप्शन होता है। आप वहां से आपको पता चलेगा कंपनी ने क्या बोनस या ये डिक्लेयर किया हुआ है। अच्छा सर, ठीक है सर, और एक क्वेश्चन है सर, जैसे रिकॉर्ड हम्म डेट जैसे आज हो गया सर, अभी आज का डेट है 11 तारीख है, हम्म 13 तारीख को मान लीजिएगा किसी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है सर, तो फिर कल ओके, सुबह में अगर खरीद लेता हूँ तो फिर 13 तारीख को मिलेगा क्या सर मेरे को शेयर नहीं जैसे मिलेगा शाम ना। को? कल सुबह अगर आप खरीद रहे हो तो उसका सेटलमेंट कब है? रिकॉर्ड डेट के बाद है ना। हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ, T+2 से पहले मेरे को खरीदना है जैसे, T+2 से पहले आपको खरीदना है, जी बिल्कुल। तभी ओके जाकर रिकॉर्ड सर डेट में मैं हाँ लूंगा। हाँ हाँ एक हाँ, इवन डिविडेंड के लिए भी रिकॉर्ड डेट ही रहता है ना सर, यस इम्पोर्टेंट है ना? यस यस, सबके लिए रिकॉर्ड डेट ही रहता है। ओके, ओके, एक गुड इवनिंग सवाल सर। मैं लेना चाहूंगा बीपी सिन्हा जी का। बीपी सिन्हा जी, यस बीपी सिन्हा जी, ओके ठीक है बीपी सिन्हा जी, तब आप तब तक आप अनम्यूट अपने आप को कीजिए। फिर हम गोविंद जी का सवाल है, गोविंद हाँ हाँ, गजमल बोलिए जी। सर। मैं बीपी सिन्हा हाँ बोल रहा गोविंद हूँ। बोल रहा हूँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, गोविंद हाँ, जी एक सिन्हा मिनट। बोल रहा हूँ सर। हाँ सिन्हा हाँ बोल रहा हूँ सर। हाँ, सिन्हा साहब बोलिए। ये सर जो रिकॉर्ड डेट होता है, या तो बोनस के लिए हो, या राइट के लिए हो, स्प्लिट के लिए हो, या डिविडेंड के लिए हो, ठीक है। तो ये जो डाटा हम लोग को लेते हैं एनएसडीएल से कोई भी कंपनी, तो उस दिन ही लेते हैं या उसके 1-2 महीना पहले लेके बैठ जाते हैं? उस दिन ही लेते हैं। उस दिन ही लेते हैं ना। तो अगर हमारा हमारा इंफॉर्मेशन अपडेट है एनएसडीएल के साइट पे या मेरा डीपी के साइट पे, चाहे सीडीएसएल में, तो हमें कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, राइट? नहीं,
रिकॉर्ड ठीक है डेट के रिकॉर्ड डेट के दिन वो ये लेता है कि इस पैन नंबर पे कितना शेयर्स है। ओके 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 एक अच्छा बार इस नंबर एक बार हाँ उनका ठीक है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल हो गया, हाँ उसके हाँ बाद वो डीपी से डेटा लेता है कि किसका बैंक अकाउंट अपडेटेड है, वो ओके मुझे दो। तो एक बार बैंक एक जैसे कि मान लीजिए मेरे मेरे बैंक अकाउंट में सभी कंपनी के डिविडेंड्स आ रहे हैं हाँ तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए तो किसी का भी होगा तो आ जाएगा। जी बिल्कुल, ओके सर राइट थैंक यू सर थैंक यू जब तक आरटीए चेंज नहीं होता तब तक आ जाएगा। ठीक है ओके। सर थैंक यू। अब नेक्स्ट सवाल हम गोविंद गजमल जी का लेंगे। हाँ, विनय गुड जी आप नाराज मत होइए, हम आपका भी सवाल इसके बाद गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। Actually, at present, I am holding the share. Then only if it is sold immediately, I can next same day contract note. And next day that sale is going. So it is means actually I am just holding in my this thing DP. And it is when it is limit sold, then the हाँ next day it comes to me from NADL it is withdrawn एक दो दिन बाद. मतलब समझा नहीं, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Actually, suppose a Mindtree I have sold 40 shares. हाँ तो on that day actually क्या होता है कि that it is I get contract note in the I have to hold that share in my DP. And Yes. after that contract note, after 2 days that share goes, NADL SMS comes that is debited from your this thing. Dividend what? No, it is debited. Debited. हाँ, definitely NSDL will send you the message na, if you are selling something from Yes, your yes. Demat account, once you receive the contract note and your DP is being triggered, then you will receive a message. तो मेरा ये एक्चुअली क्या है, तो मैंने पीडीएफ ये है ना, मैं ऑनलाइन ही करता हूँ, तो ऑनलाइन ही उसको मैं ऐसा मैं कर देता हूँ ट्रांसफर। तो क्या होता है कि हाँ, आपको NSDL भी मैसेज भेजता है। NSDL का ई सर्विसेज में एक फैसिलिटी है जो कस्टमर्स को बताता है कि आपके डीमैट अकाउंट से क्या डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ। तो जैसे मेरा आपके ये है एक्चुअली ई सर्विसेज में ये है रजिस्टर, इसलिए क्या नहीं, ई सर्विसेज में रजिस्टर है इसके लिए नहीं, आपने अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर करके रखा है NSDL के वेबसाइट पे, तभी आपको वो मैसेज आता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आपने कुछ नहीं किया और NSDL आपको मैसेज भेजता है। आप कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है, आप मैसेज को इग्नोर कीजिए। लेकिन किसी दिन मैंने कुछ किया नहीं है और मेरे अकाउंट में कुछ फ्रॉड हो जाता है तो मुझे इमीडिएटली पता चल जाएगा। नहीं वो तो दैट इज राइट। या सो दैट इज द राइट वे। या इट्स राइट वे, एब्सोल्युटली इट्स एन राइट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे। ओके थैंक यू। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे मिस्टर एन कुमार जी का आईडी से। एन कुमार जी अपना ऑडियो अनम्यूट करके आप सवाल पूछिए। या हेलो। Unlisted company which has Sorry? just gone with the IPO. Listing is अच्छा yet to ये happen. सर जी ये सेशन हिंदी में है तो मैं सारे निवेशकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम हिंदी में बात करते हैं। No problem sir. तो मैं ये बोल रहा था, मेरे पास एक अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स हैं जो मैं अभी तक ऑफ मार्केट ट्रेड कर सकता था और अभी उनका आईपीओ आ गया है, वो लिस्ट होने वाले हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि वो शेयर्स में ऑटोमेटिकली will become like normal shares that I'll be able to trade online? मतलब नॉर्मल ट्रेडिंग चालू हो जाएगा उस पे या मुझे कुछ करना पड़ेगा? नहीं, अगर आपने अनलिस्टेड में लिया था तो एक कॉर्पोरेट एक्शन रन होगा उसमें, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा अनलिस्टेड का फेस वैल्यू क्या था। जैसे मेरे पास अनलिस्टेड में पेटीएम के शेयर्स है। अनलिस्टेड मार्केट में पेटीएम के शेयर्स का भाव 28,000 रुपए चल रहा है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन उसका आईपीओ आया है 1 रुपया फेस वैल्यू और है 2200-2300 रुपया। तो यहाँ पे दिक्कत होती है। जब वो शेयर्स लिस्ट हो जाती है तो आपको कंपनी उसमें कॉर्पोरेट एक्शन रन करवाता है जिसमें आपका कैपिटल रिडक्शन होगा और आपका शेयर्स 10 का 100 हो जाएगा, फिर आप बेच पाओगे। मतलब इन शॉर्ट आप ऑटोमेटिकली कर सकते हो। तो इसमें मुझे कंपनी से कुछ करवाना पड़ेगा या वो खुद करेंगे? वो खुद करेंगे, लेकिन शायद लिस्टिंग डे के दिन नहीं करेंगे, 1-2 दिन के बाद करेंगे। ओके थैंक यू। ओके सर जी अरे एक क्वेश्चन है मेरा। इस हाँ। टाइप का जो सेशन आप इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए जो कर रहे हैं ना सर, जी सर। इसका पहले से कहीं से इंफॉर्मेशन मिलता है कि सर हमको कि
आपका वेबसाइट में, एनएसडीएल वेबसाइट में इस हाँ दिन सर। आपको ये मिले हो सर रहा है करके? हमारे वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे एनएसडीएल वेबसाइट पे, और वहाँ पे फोर्थ हाँ कमिंग सर। इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम का मैं आपको लिंक आपको मैं चैट बॉक्स पे दे देता हूँ, और आप हमारे अच्छा वेबसाइट पे जाएंगे तो फोर्थ कमिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम का लिंक अवेलेबल है। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको हम जो भी प्रोग्राम करते हैं ड्यूरिंग द मंथ, उसकी सबकी अच्छा, लिंक अवेलेबल है। पार्टिसिपेट। आप रजिस्टर कर सकते हैं और लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। अच्छा अच्छा सर, थैंक यू जी, और थैंक यू मैं बेस्ट। एक सवाल लेना चाहूंगा डॉक्टर पद्माकर जी का। पद्माकर हाँ सर, जी। अपना हाँ, आप यस ऑडियो अनम्यूट कीजिए। यस यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल ये था कि मेरे जो डीपी है धानी स्टॉक्स लिमिटेड, तो उनका पहले नाम इंडिया बुल्स था। तो ओके। तब भी जब मेरा अकाउंट उनके पास था तो मैंने पावर ऑफ अटर्नी उनको दिया हुआ था। हाँ बट जब नाम चेंज हो गया तो उन्होंने फिर से पावर ऑफ अटर्नी मांगा। हाँ। बट मैं वो अकाउंट क्लोज करना चाहता था तो मैंने पावर ऑफ अटर्नी उनको नहीं दिया। हाँ। तो एक्चुअली वो अभी मेरे शेयर्स रिफ्लेक्ट नहीं करते मेरे अकाउंट में। मतलब वो एनएसडीएल के वेबसाइट पे शेयर्स तो है मेरे, बट मैं अगर ट्रेड करना चाहूँ तो वो ट्रेड नहीं करने देते मुझे। तो ये क्या सही है क्या सर? नहीं, ये गलत है। तो इसके लिए मैं क्या उन्होंने कर सकता? हाँ उन्होंने yes, sir. उन्होंने उन्होंने नेम चेंज किया है, मतलब उन्होंने डीपीआईडी भी चेंज कर दिए हैं। पहले सर, वो पता नहीं सर। हाँ, डीपीआईडी चेंज कर दिया है आपको। ओके। डीपीआईडी जो होता है वो आपका जो एनएसडीएल का 16 अंकों का नंबर होता है, हाँ उसमें हाँ पहले के 8 डिजिट जो होता है वो डीपीआईडी होता है। यहाँ ओके। एक्सिस बैंक में भी हमने कार्वी को लिया, जैसे पता होगा डीमैट अकाउंट्स कार्वी के एक्सिस ओपन कर रही है, तो इसमें आपका डीपीआईडी चेंज हो जाता है। जैसे ये धानी से अगर नाम चेंज होके नहीं, इंडिया इंडिया बुल बुल्स से धानिया है नहीं सॉरी सर, लेकिन डीपीआईडी मेरा सेम है। आप मुझे अभी रिकलेक्ट हो रहा है, डीपीआईडी मेरा सेम है, पहले जो था वही है सर। डीपीआईडी इस केस में आपका सही है, श्योर हो आप? सेम है, हाँ यस सर। सर और उनका आपका एक्चुअली कहना ये है सर कि अगर आप मैं पावर ऑफ अटर्नी जैसे मैंने नहीं दिया है, तो इन केस मैं अगर कोई शेयर सेल करता हूँ तो उसका फिर मुझे डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप देना पड़ेगा नहीं, तो वो शायद। ईडीएस की फैसिलिटी शायद नहीं देता होगा आपको ईडीएस की फैसिलिटी क्यों नहीं देता? आप ईडीएस के माध्यम से बिकवा दीजिए कर शेयर। सकता हूँ ना मैं? हाँ, डीएस की जरूरत नहीं है आपको, खाली ये देखना है कि वो ब्रोकर आपको ईडीएस की फैसिलिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। ओके ओके सर। हाँ, ओके। और आपके शेयर्स अगर वहां पे नहीं दिख रहे तो आप एनएसडीएल के किसी भी मोबाइल ऐप में लॉग इन करके अपना डिटेल डाल के चेक कर सकते वहां हो। पे मिलते हैं सर, या उनसे अगर मैंने स्टेटमेंट मांगा तो वो स्टेटमेंट भी देते हैं, बट हाँ। उनका जो वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ना, वहां पे वो नहीं दिखाते शेयर। जीरो मेरा शेयर इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं, जीरो उनकी अमाउंट दिखाते हैं। हैंडलिंग नहीं होगी, सॉरी सर। उनकी वो हैंडलिंग नहीं होगी वहां पे, इसके लिए दिक्कत होगी। अच्छा ओके, ठीक है। ठीक है। थैंक्स। और कोई सवाल? विनय विनय कुमार जी, आप आपने एक सैड इमोजी शेयर किया था, तो विनय कुमार जी आपका कोई सवाल है? हम आपका सवाल नहीं ले रहे थे शायद से। मैं सिन्हा बोल रहा हूँ, मैं एक पूछ सकता हूँ सवाल सर? हाँ सिरा साहब, पूछिए। मेरा एक प्रश्न है कि देखिए मोस्टली जो भी राइट इशू या बोनस डिक्लेयर होता है उसमें परसेंटेज रहता है 1:3, 3:1 ऐसा समथिंग रहता है। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग के पास होल्डिंग होती है वो हम लोग एक दिन में 100 शेयर बाई नहीं करते हैं, हम 5-5, 3-3 के हिसाब से करते हैं। अगर किसी ने 5:1 डिक्लेयर किया है और मैंने 4 बार 4 शेयर करके लिए 16, और हम उसको बैलेंस करने के लिए हमने बाद में 5 से 1 मिलेगा, तो हमने 16 को और 4 खरीद के 20 किया, तो क्या मुझको 5 शेयर मिलेगा या 1 भी नहीं मिलेगा? हेलो निकल सर। या सॉरी, हेलो। हाँ सर, सिन्हा बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोलिए ना। मैं रिपीट करूं प्रश्न को सर? हाँ प्लीज। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ रदर, कि जैसे कि हमको 3:1 का एक बोनस डिक्लेयर हुआ, राइट? ओके। तो 3:1 का बोनस डिक्लेयर हुआ या कन्वर्ट होके कंपनी से दूसरे कंपनी में मर्ज हो गया, राइट? मर्जर डीमर्जर। हाँ, मर्जर डिमर्जर, राइट? तो उसमें एक परसेंटेज रहता है, इतने के बदले में इतना मिलेगा इधर, बराबर है। तो उसमें हर ट्रेड का अलग अलग अलॉटमेंट होती है या कि
दैट रिकॉर्ड डेट पे टोटल के ऊपर एक बार देंगे वो। रिकॉर्ड डेट पे आपको टोटल शेयर्स देखेंगे कितना आपके अकाउंट में पड़े हैं। लेकिन एज ऑन डेट कई बार हम लोग देखते हैं वैसा हो नहीं रहा है। होता है क्या कि 3 लिया तो 3:1 का उसमें एक दिन दे दिया, फिर 22 था तो 22 की जगह 21 की जगह एक दे दिया। तो अभी 24 के ऊपर हमको नहीं 8 मिलना चाहिए था। तो जहां ऐसा पर दिखता भी है। फ्रैक्शनेबल अमाउंट होता है ना, जहां पर भी फ्रैक्शनेबल अमाउंट होता है, हाँ अगर हाँ रेशियो उसने 3:1 किया है सपोज, हाँ 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 ठीक है, हाँ 3:1 किया है, आप ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं अगर सुन रहा उस हूँ सर। हाँ, अगर उसने रेशियो 3:1 किया है हाँ और मान लो कि मेरे डीमैट अकाउंट में 5 है, हाँ जी तो मेरा मैथ्स क्या बोलता है, मुझे 2 का पैसा मिलना चाहिए मेरे बैंक हाँ अकाउंट में, और जो हाँ 3 शेयर है उसकी जगह पे 1 मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ राइट। अब ये हाँ 5 को वो तोड़ेगा कैसे? हाँ हाँ अगर ये 5 शेयर्स मैंने हर दिन अलग 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 लिए हैं ना, मतलब जिसको हाँ ट्रांजेक्शन्स बोलते हैं, एक्सचेंज में आप हाँ ट्रेड डालते हो, हाँ हाँ तब उसके लिए इजी होता है। हम्म लेकिन अगर मैंने मान लो कि मैंने किसी 1 जनवरी को मैंने 2 शेयर लिया, हम्म ठीक है, फिर मैंने 4 जनवरी को 2 शेयर लिया और मैंने 1 लिया, मतलब उसको ट्रांजैक्शन लेवल पे 3 का ब्रेकअप मिलना चाहिए, तभी वो हम्म लेगा, वरना वो नहीं लेगा। हम्म अगर आपके ऐसा। पास अगर आपके पास मान लो कि मैंने ये 5 ट्रेड डाले, हाँ एक क्वांटिटी लेके मैंने लिया हुआ है और अब 3:1 है, तब वो करेगा। मैंने ओके पहले 3 लिया था, बाद में 2 लिया था, तभी भी वो करेगा, क्योंकि उसको 3 का टोटल मिल रहा है। आपके डीमैट के जितने भी ट्रांज़ैक्शंस होते हैं, डे वाइज़ ट्रांज़ैक्शन, उसको उसका हम्म टोटल मिल रहा है। लेकिन मान लो मैंने किसी दिन 2 लिया, किसी दिन 2 लिया और फिर 1 लिया, ठीक हम्म है? तो FIFO के लॉजिक से उसको क्या मिल रहा है? पहला 2 बाद में 2, हम्म तो वो क्या करेगा, आपको 3:1 का शेयर्स देगा ही नहीं, पूरे 5 का पैसा दे देगा वो। ओके, लेकिन पैसा देता क्योंकि है क्या सर? देता है ना, फ्रैक्शन का अमाउंट मिलता है, तो डेफिनेटली मिलता है। मैं क्रॉस चेक करूंगा इसको, क्योंकि जी, मुझको बिल्कुल। ऐसा दिखा जैसे आपने पहले मैंने 5 शेयर लिया, हुँ। और जैसे मुझको पता चला कि 3:1 हो रहा है, तो टू अवॉइड द मैंने हमें जो डेफिशिएंसी होगी उसको अवॉइड करने के लिए हमने बाद में क्या किया, उसमें 4 शेयर और खरीद लिया। ठीक है, तो 5 और 4 9 हो गया, तो हमको 3 मिलने चाहिए, लेकिन हमको मिलते हैं 2। इधर से 1 हाँ, इधर से 1, 2 ही मिलते हैं, लेकिन बाकी का क्या हुआ पता नहीं चलता है। तो क्या बाकी का एक दिन 3 का नहीं, बाकी का 3 का जो शेयर्स खत्म हो गया ना, हाँ उसका हाँ आपको पैसा मिला रहेगा, 100% मिला रहेगा। मैं क्रॉस चेक करूंगा सर मेरे बैंक अकाउंट में। जी, बिल्कुल कीजिए। क्योंकि क्योंकि मुझको ऐसा लगा है कि जब यूनियन बैंक का भी जो चेंज हुआ था, माने मर्जर डिमर्जर जो भी बोलिए, उसमें हुँ, हमको एक शेयर का लॉस हो गया। मीन्स एक और ज्यादा मिला था, नहीं मिला। मैंने ब्रोकर को बोला, कुछ भी नहीं हुआ उसका, और हुँ। उन्होंने कुछ रेस्पॉन्ड भी नहीं किया मुझको। और बाद में भी अभी जो शेयर्स जिसके बोनस आया है, उसमें भी 1 या 2 में ऐसा हुआ। एक में तो पूरा बल्क का 200 का उन्होंने 210 का उन्होंने दे दिया मुझको, ठीक है। और दूसरे हुँ। अकाउंट में क्या हुआ है कि उन्होंने एक-एक दिन का एक-एक करके ऐसे उन्होंने इस तरह से जोड़ा है। तो वो तो थोड़ा-सा समझ में नहीं आता। एक्चुअली हमें कांसेप्ट नहीं क्लियर होता है इसमें कैसा हो रहा है। नहीं, आपको आपका बैंक अकाउंट चेक करना पड़ेगा। मैं करूँगा जिस सर, दिन उसमें कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, आपको 100% आ रहेगा। ईसीएस और हो कंपनी का सकता नाम है ऐसा लिख के होगा। सर, हो ज़रूर होगा। ईसीएस हाँ, ना, ईसीएस। हाँ, इस ईसीएस लिखा होगा। ईसीएस का क्या फुल फॉर्म सर? इलेक्ट्रॉनिक ई कंपनी सर्विसेज जो भी अच्छा, होता है वो, ठीक है, और मैं देखूँगा स्लैश सर। करके कंपनी का नाम होगा। आप अपना बैंक ठीक स्टेटमेंट है। देखिए। आपको हाँ, क्या हाँ, हाँ, करना है, जब जिस दिन मर्जर हुआ ना, उसका 1 हाँ। डेढ़ महीने का स्टेटमेंट देखना है, ओके, ठीक है। हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। वो 45 दिन के अंदर आपको मैं फाइल समझ देता गया है। सर। 60 डेज़ तक मैं देखेंगे उसको चेक करके। जी, बिल्कुल। जी, और बिल्कुल। अगर उसमें ये आपकी बात से अगर वो टैली नहीं करता है, तो मुझे किसको लिखना चाहिए एक्चुअली? आपके ब्रोकर ब्रोकर को ने तो लिखना कुछ है। आपको आपके ब्रोकर को बताना है। ब्रोकर ने तो कुछ नहीं किया सर अभी। नहीं, आप चेक तो कीजिए सर। मैं चेक तो करूँगा ज़रूर सर। आपकी बात में दिगल हाँ, साहब, मैं ज़रूर चेक करूँगा दिगल सर। हाँ, अगर नहीं होता है तो आपको ब्रोकर से बात करना है, या आप एनएसडीएल से बात कीजिए। आप एनएसडीएल ओके। आपको हेल्प करेगा। आप हमें क्योंकि ईमेल कर मोस्टली सकते हैं सिन्हा साहब। मैं ईमेल करूँगा। हाँ, 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 मैं बिल्कुल ईमेल करूँगा सर। हाँ, क्योंकि क्योंकि किसी भी हम इसलिए जानना चाहते हैं, क्योंकि हुँ, हर इन्वेस्टर जो है, वो देखता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी भी नहीं बैठता, तो थोड़ा-सा खरीद के उसको बराबर करने की कोशिश करता है। जी, बिल्कुल है। अगर आप वो नहीं भी खरीदते हो ना, तभी भी हाँ, आपको वो लॉस नहीं होगा, आपको आपके ओके, शेयर्स के पैसे मिलेंगे, मिलेंगे ना? ठीक है सर, मैं देखता हूँ। 100% मिलेंगे। लेकिन सर शेयर का बोनस में आया, तो उसका रेट कैसे तय हुआ? क्या क्या रेट का हमको देगा वो? वो तो जो उन्होंने कॉर्पोरेट एक्शन डिसाइड किया वो ना 3:1 से डिसाइड किया है।
हाँ मुझे हाँ 3 शेयर की जगह पे आपको 1 शेयर देना है, हाँ सर। हाँ बराबर है? तो 1 हाँ शेयर, मान लो 3 शेयर 1500 के थे, मैं आपको 1 शेयर 4500 का दूंगा, ठीक है। ठीक है? अब मैं आपको बाकी 2 शेयर्स का कुछ नहीं दे सकता हूँ। हाँ तो हाँ मैंने 1500 का डिक्लेयर किया, तो मैं 2 शेयर्स का आपको 3000 रुपए बैंक में दे दूंगा। आइडियली ओके ऐसे ही होगा। ठीक है सर, मैं हाँ देखूंगा सर। हाँ हाँ, मैं इसको जरूर क्रॉस चेक करूंगा, जो भी रहेगा मैं फीडबैक के हिसाब से मैं जरूर मैं एनएसडीएल को बताऊंगा सर। हाँ सर, डेफिनेटली बताइए सर। थैंक यू सर, थैंक यू उसमें सर। हमें ईमेल कर दीजिए आप हाँ बिल्कुल relations@nsdl.co.in पे, मेरा ईमेल आईडी दिया बिल्कुल करूंगा सर। थैंक ओके। यू सर, थैंक तो यू। और ओके कोई सवाल हमारे सर, पार्टिसिपेंट द्वारा? वन जी क्वेश्चन एक सवाल है। जुहेब, यस। हाँ, जो हेलो कंपनी बायबैक इशू करती है शेयर, तो अगर हमको सेल नहीं करना है तो क्या कंपनी फोर्स कर सकती है हमको, क्या हमारे शेयर हमको जी रिटर्न नहीं, चाहिए? ऑप्शनल होता है बायबैक। हाँ, जैसे वेदांता ने किया था अभी रिसेंटली। वो तो उन्होंने डीलिस्ट करके बायबैक किया था, फिर डीलिस्ट किया था, फिर उसको रिलिस्ट किया था, वो अलग था। ओके हाँ, डीलिस्टिंग में तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं ना, मैं कंपनी बंद कर रहा हूँ, आप मुझे शेयर्स दे दो, तो आपको देना ही है। कल रिलिस्ट होगा या नहीं होगा आपको पता नहीं है ना। यस राइट। जैसे डीएचएफएल में हुआ, डीएचएफएल की होल्डिंग थी लोगों के पास, उन्होंने रातों रात कंपनी बंद कर दी। यस हाँ, अब उसको चांस दिया नहीं, आपका वैल्यू 0 हो गया सडनली। यहाँ पे कंपनी आपको चांस देती है कि मैं आपको चांस दे रहा हूँ कि अगले 15 दिन में मेरा स्क्रिप्ट डिलिस्ट होने वाला है, तो आपको रिटर्न करना है या नहीं करना है। ओके, थैंक यू सो जी मच। एक ओके, के पर यस सवाल है। यस, हर्षित पांड्या जी सवाल ले सकते हैं आपका। या थैंक यू। एक्चुअली सपोज मेरे पास 10 लाख का स्टॉक अवेलेबल है और हाँ मैं उसको एक दिन में सब सॉल्व ऑफ करना चाहता हूँ, तो हाँ, अभी जो मार्केट ट्रेड का जो रूल है उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने सपोज ट्रेड नहीं किया है तो मैं पूरा का पूरा स्टॉक 10 लाख का बेच सकता हूँ क्या? प्लेज नहीं किया तो मतलब अम, मैंने ब्रोकर से मेरे पूरे स्टॉक प्लेज नहीं किए हैं, हाँ, राइट? पीओए है उसके पास लेकिन प्लेज नहीं किए है, और मार्जिन मनी मैंने कैश बिल्कुल नहीं रखा है ब्रोकर के पास। तो मेरी जो होल्डिंग है 10 लाख की, वो मुझे पूरी की पूरी सोल्ड करनी है अभी 1 घंटे में 10 बजे। तो कैन आई डू दैट और आई रिक्वायर टू हैव सम, मुझे कुछ मार्जिन रखना पड़ेगा पैसा? नहीं, आप तो बेच सकते हो, क्यों नहीं बेच सकते हो? अगर आपने कोई मार्जिन अपने पोजीशन के अगेंस्ट नहीं दिया है तो आप बेच सकते हो। ओके, कुछ मार्जिन मनी होना ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है ना? अगर आपकी पोजीशन है तो मार्जिन मनी प्लेज में होना जरूरी है, पोजीशन नहीं है तो जरूरत नहीं है। मेरे पास 6 महीने से होल्डिंग है हाँ, and fine, मेरे पास 6 महीने से होल्डिंग है 10 लाख की, 10 लाख ओके, स्टॉक की, और एक महीने मुझे 6 महीने के बाद उसको बेच देना है, सिंपल। मेरे पास कुछ कैश नहीं है न ब्रोकर के राइट, पास, तो मैं वो हाँ कर ना, कुछ मार्जिन मनी रखना जरूरी नहीं होता है ना? हाँ, नहीं जरूरी नहीं है। राइट, थैंक यू। ओके, सो आई गेस हमने मैक्सिमम सवालों को आज एड्रेस किया है, और मैं इसी के साथ मैं हमने काफ़ी टाइम हमारा टाइम एक्सटेंड हो जाएगा अभी, तो इसीलिए अब मैं सेशन यही कंक्लूड करना चाहूँगा।